Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 19th of June 2024. तो गाइज आज है तारीख 19 जून 2024 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है लीपू लेक पास को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर्स द दारफुर रीजन टू द वेस्ट। आपको पता होगा यूपीएससी का जो अभी 2024 का प्रीलिम्स हुआ और जो पिछले साल का प्रीलिम्स था या उससे पहले के भी पेपर्स आपने देखे होंगे, वहाँ पे हर बार जो प्लेसेस होती हैं वो ज़रूर से पूछी जाती हैं। अभी हाल ही में जो दारफुर रीजन है वो न्यूज़ में देखने को मिला, उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन को तैयार किया गया है। आपसे पूछा जाता है कि जो ये दारफुर रीजन है इसके वेस्टर्न साइड में कौन सा देश है जो उसके साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है। ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, या ऑप्शन नंबर बी लीबिया, या ऑप्शन नंबर सी चैड, या फिर ऑप्शन नंबर डी इथियोपिया। तो उसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है चिनाब रेल ब्रिज के बारे में। ये ब्रिज पिछले कह सकते हो 1.5-2 सालों से बहुत चर्चाओं में बना हुआ है। वैसे इसकी तैयारी काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। नाउ फाइनली यहाँ पर इस ब्रिज को तैयार कर लिया गया और इस पे जो ट्रायल ट्रेन है वो रन कर चुकी है सक्सेसफुली। इसको लेकर कई सारे जो वीडियोस हैं वो भी आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखे होंगे। तो ये जो ब्रिज है ये हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे फैक्ट्स हैं यहाँ से रिलेटेड, वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ये कुछ फोटोज आपने देखे होंगे, ये है दोस्तों वो चिनाब ब्रिज। यहाँ पे ऊपर आप देख पाओगे एक ट्रायल ट्रेन है जो कि यहाँ पे इसके ऊपर चलाई गई है। चलिए फिर आगे आते हैं। ऐसे आपको ढेरों और भी न्यूज़ आर्टिकल्स मिल जाएंगे जैसा स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दोस्तों ये जो चिनाब ब्रिज है ये बेसिकली यहाँ पे अगर आप देख पाओगे एक आर्च ब्रिज है। अब आर्च ब्रिज क्या होता है, नीचे ये गोल सा एक आर्च बना हुआ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उसी के ऊपर ये जो पूरा ब्रिज है इसको कह सकते हो एक बढ़िया तरीके से बैलेंस प्रोवाइड करवाया गया है। सवाल यह है ये कहाँ पर है, तो इसको दोस्तों यहाँ पर बनाया गया है जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। साथ ही साथ में एक बात और याद रखिएगा, ये जो ब्रिज है ना ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। उस प्रोजेक्ट का नाम है USBRL। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म अगर हम देखें तो इसकी फुल फॉर्म आती है उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है ये ब्रिज। बताया जाता है दुनिया का सबसे ऊंचा वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है ये पूरा, जो कि इंडिया में है। नाम है चिनाब ब्रिज। क्यों? क्योंकि नीचे जो नदी बह रही है दोस्तों ये चिनाब नदी है, इसी का नाम यहाँ पर यूज़ करके ये जो ब्रिज है इसको नाम दिया गया है। कुछ दूर से देखोगे तो इस प्रकार से यहाँ पर ये नज़र आता है, बीच में ऐसे यहाँ पे आर्च बना है, बहुत सारे पिलर्स हैं। अब क्या होगा, इन दोनों पहाड़ों के बीच का जो हिस्सा है, स्पेशली यहाँ पर कश्मीर तक लोग नहीं जा पाते थे, ठीक है, उनको दूसरे रास्ते ट्रैवल करने पड़ते थे। अभी क्या होगा, ट्रेन सीधा वहाँ तक जाएगी। अब ट्रेन सीधा यहाँ पर आप कह सकते हो ऊपर से कनेक्ट हो जाएगी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। यहाँ से ट्रेन इस तरीके से यहाँ से जाएगी और इन दोनों पार्ट्स जहाँ पे पहले कोई भी कनेक्टिविटी नहीं बनी थी अब एक प्रॉपर कनेक्टिविटी बनी हुई है, ऐसा यहाँ पे हमको दिखाया गया। तो ऐसे कुछ यहाँ पे वीडियोस आपने देखे। अब थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों चिनाब ब्रिज के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं उसके बारे में पता कर लेते हैं। ये तो मैं आपको दोनों पॉइंट्स बता ही चुका हूँ। ये जो ब्रिज है दोस्तों ये दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है हमारे हिमालयन रेंजेस के अंदर में। इसकी जो हाइट बताई जा रही है वो है चिनाब नदी से अगर हम ऊपर जाएंगे तो लगभग 359 मीटर्स की ऊंचाई पर इस ब्रिज को बनाया गया है। अगर आप आईफिल टावर से कंपैरिजन करते हैं, आईफिल टावर जो पेरिस में आपको नजर आएगा उसकी जो हाइट है वो है 324 मीटर्स, यानी उस आईफिल टावर से भी ज़्यादा हाइट है दोस्तों इस ब्रिज की, क्योंकि इसकी हाइट है 359 मीटर्स। और इसको इतनी मजबूती से बनाया गया है कि
अगर हवा चलती है लगभग 260 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, यानी इतनी तेज़ भी अगर हवा चलती है तो भी दोस्तों यहाँ पर इस ब्रिज पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कैसा भी टेम्परेचर हो या अर्थक्वेक्स भी आते हैं, कोई भूकंप वगैरह आया है, क्योंकि आपको पता है पहाड़ी रीजन में बहुत सारे भूकंप भी हमको देखने को मिलते हैं, तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो उन सब प्रॉब्लम्स को झेल जाएगा ये ब्रिज, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। क्लियर हो गया। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ नंबर्स में आप जानकारी देख पाओगे, तो दैनिक भास्कर ने इसको पोस्ट किया है। ये जो ब्रिज है ये 17 पिलर्स पर खड़ा हुआ है। इस तरीके से जो पिलर्स हैं, ये 17 पिलर्स यहाँ पर बने हुए हैं और बीच में एक बहुत बड़ी आर्च बनी हुई है। फिर बताया जाता है कि यहाँ पर इस ब्रिज के अंदर में 25,000 मेट्रिक टन जो कुल स्टील है उसका यहाँ पे यूज़ किया गया है। फिर बोला ये भी क्या है कि इसको इतनी मजबूती दी गई है कि 40 किलोग्राम तक जो विस्फोटक होता है, एक्सप्लोसिव्स होते हैं, उसको यहाँ पर झेलने की क्षमता है इस पुल के अंदर में। फिर बताया ये भी जाता है कि 485 जो मीटर ब्रिज का जो मेन आर्च स्पैन है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि जो आर्च है वो बेसिकली यहाँ पर 485 मीटर का देखने को मिल जाता है। फिर 133 मीटर जो स्टील पिलर हैं उनकी ऊंचाई देखने को मिलती है, और हवा का मैं आपको बता ही चुका हूँ 220 से लेकर 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी अगर हवा चलती है तो उसको भी झेलने की क्षमता रखता है ये चिनाब ब्रिज। ठीक है, तो आजकल बहुत चर्चाओं में है, ये बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए। नव आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपने देखा ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया, ऐसे बहुत सारे और भी न्यूज़ आर्टिकल्स हम कवर करने वाले हैं जिसमें बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा होगा। वो सभी डेटा दोस्तों आपको एक नोट्स के फॉर्म में कंपाइल करके दिया जाता है। एक ऐसा पीडीएफ आपको मिलता है जो प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। यहाँ पे जो पीडीएफ्स होते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होते हैं। दूसरी बात दोस्तों, इस ग्रुप में आपका सारा का सारा कंटेंट सिक्योर रहता है। कहने का मतलब है इधर उधर पीडीएफ इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, स्टोरेज के इश्यूज को फेस करना, ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इस ग्रुप में सारा कंटेंट डेट वाइज खुद ही पड़ा हुआ है। किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। प्लस पुराना कितना भी कंटेंट आप सिक्योर करके रख सकते हैं और डेली बेसिस पे पीडीएफ्स आपको मिल ही रहे हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का आप मैसेज कर देंगे, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हैं कि हाँ मुझको किस तरीके से यहाँ पे फ़ायदे होंगे, और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। अगला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये टॉपिक आपका हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, जीएस पेपर नंबर 1 के अंदर में, साथ ही साथ में दोस्तों जीएस पेपर नंबर 2 इसको आप वर्ल्ड न्यूज़ वाले सेक्शन के साथ में भी लिंक कर सकते हैं। कई सारे लोग बोल रहे थे सर आपने डाउन टू अर्थ ऐड नहीं किया कल, क्योंकि आपको पता होगा दोनों वीडियोस हमने यहाँ पे कंबाइन किए हैं और बहुत डिटेल से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बस खाली चीज़ों को अच्छे से सुनना। लास्ट में आपका टेस्ट होगा, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको अटेम्प्ट करना दोस्तों। एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ मैंने इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखा है। तो टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना है। लास्ट में फिर से मैं याद दिला देता हूँ, बीच में एक बार और याद दिलाऊंगा कि मतलब वीडियो छोड़ के नहीं जाना है बिल्कुल भी। इससे कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर दोनों चीज़ें इंप्रूव होंगी, क्योंकि आप देख पाओगे आप कितनी चीज़ें याद रख पा रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले समय पर। मैं आपको बताऊं ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी ने यहाँ से 2 मेंस क्वेश्चन पूछे हुए हैं और 1 प्रीलिम्स के अंदर पूछा हुआ है। सब क्वेश्चन वगैरह सब कुछ लगा रखे हैं मैंने, आगे दिखाऊंगा। और इसी आर्टिकल के ऊपर मैं क्या करूंगा, आपको आज एक मेंस का क्वेश्चन भी दूंगा, तो आपको खुद से भी एक मेंस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो एक स्टडी हुई है, उस स्टडी के अंदर में ये पाया गया जो सिल्क रूट है दोस्तों, यहाँ पे हम सिल्क रूट कौन सी बात कर रहे हैं, एंशिएंट सिल्क रूट, इतिहास के जो सिल्क रूट है उसकी बात कर रहे हैं। एक लंबा चौड़ा रास्ता जहाँ पे चाइना ने वेस्टर्न कंट्रीज को ज्वाइन किया ट्रेड के लिए। समझेंगे डिटेल से उस सिल्क रूट के बारे में। तो सिल्क रोड दोस्तों क्लाइमेट चेंज की वजह से थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया था, ऐसा यहाँ पर स्टडी ने बताया। यानी जो रास्ता लोग अपना रहे थे ट्रेड करने के लिए वो थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट हो गया और ऊपर से लोग जाने लगे। रीज़न क्या था, क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज कैसे एक रीज़न बनकर आया वो भी आपको समझाऊंगा। चलिए पहले यहाँ पर न्यूज़ जान लेते हैं। न्यूज़ तो वैसे आपने देख लिया है, जान ही चुके होंगे कि हाल ही में एक स्टडी हुई है चाइनीज साइंटिस्ट के माध्यम से। उन्होंने यहाँ पर इस स्टडी को पब्लिश किया है साइंस बुलेटिन के अंदर में।
और उसमें यह इन्होंने पाया कि मेन जो रूट था हमारा एंशिएंट सिल्क रोड का, जहाँ से सिल्क का जो रेशम होता है उसका सबसे ज़्यादा व्यापार हुआ करता था। अब केवल रेशम का ही व्यापार नहीं होता था, रेशम के साथ साथ मसाले और भी कुछ एसेंशियल आइटम्स का व्यापार हुआ करता था उस समय पर। बट वो जो रास्ता है वो धीरे धीरे लोगों ने चेंज कर दिया, थोड़ा और ऊपर शिफ्ट हो गए और ऊपर से जाने लगे। रीज़न क्या था? क्लाइमेट चेंज, ऐसा यहाँ पर न्यूज़ ने बताया। अब इस पूरे चीज़ को जानने के लिए या इस मुद्दे के बिल्कुल कंक्लूजन पर आने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा बेसिक एक स्टार्टिंग का मुद्दा, ये सिल्क रोड एग्जैक्टली है क्या, कहाँ पर था। आइए जानते हैं कुछ पिक्चर्स के माध्यम से। जो सिल्क रोड था दोस्तों एक बहुत बड़ा नेटवर्क था ट्रेड रूट्स का। अब नाम से आपको पता चल रहा है ट्रेड रूट मतलब एक ऐसा लंबा चौड़ा रूट था जहाँ से खूब सारा व्यापार हुआ करता था। एक ऐसा रूट था, ये एक लगभग कह सकते हो हम लोग बात कर रहे हैं आज से 1500 साल पहले की, ठीक है। तो एक इतिहास का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूट जो कि यूरोप के एटलांटिक सी बोर्ड को जोड़ता था एशिया के पैसिफिक के साथ में। आप ये देखिए इस वाले फोटो में, इससे क्लियर होगा। ये यहाँ पे वर्ल्ड मैप हुआ। ये जो आपको रेड कलर का रूट दिख रहा है दोस्तों, यही है एंशिएंट सिल्क रोड, ठीक है। यहीं पर चाइना का जिंजियांग भी है। तो इस तरीके से श्यांग नाम है, सिंजियांग नाम नहीं है, श्यांग नाम है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये हो गया आपका पैसिफिक और इधर हो गया यहाँ पर यूरोप। अब यूरोप तक जाने के लिए बीच में समरकंद हो गया, इसको भी ज्वाइन करता था। फिर साथ ही साथ में इधर कॉन्स्टेंटिनोपल हो गया, यहाँ पर ये पूरा का पूरा रूट इस तरीके से ज्वाइन करता था। और यहाँ पे जो चाइना के जो कैवरन्स थे, तो दोस्तों यहाँ पर कैरावन्स, तो यहाँ पे क्या करते थे वो इस तरीके से जाते थे, सिल्क का व्यापार इसी रास्ते के माध्यम से हुआ करता था। इस तरीके से गए और यहाँ पर्शिया से गुजरते थे, पर्शिया जो कि आज के समय पर ईरान कहलाता है। ये रास्ता इस तरीके से जाते हुए यहाँ पे आगे जाके यूरोप तक जुड़ता था। इसको बोलते हैं हम लोग सिल्क रोड। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, ये जो रोड इस तरीके से जा रहा है ये कुछ समय बाद ऊपर की साइड में शिफ्ट हो गया, लोग इस वाले रास्ते से जाने लगे। वही समझाया गया कि इसके पीछे का रीज़न था क्लाइमेट चेंज, की रास्ता शिफ्ट करना पड़ा। रीज़न क्या था आगे बताएंगे, समझ गए। सवाल यह है कि नाम इसका सिल्क रोड ही क्यों दिया गया, क्योंकि स्टार्टिंग में ये जो रास्ता बनाया गया था स्पेशली व्यापार के लिए बनाया गया था। उस व्यापार में सबसे ज़्यादा सिल्क का व्यापार हुआ करता था, जो रेशम था उसका सबसे ज़्यादा व्यापार हुआ करता था दोस्तों। लेकिन फिर धीरे धीरे रेशम के साथ साथ, क्योंकि रास्ता खुल चुका है, रेशम का व्यापार तो हो ही रहा है, उसके साथ कुछ और गुड्स जैसे स्पाइस हो गया, गोल्ड हो गया, या कुछ और इंपॉर्टेंट प्रीशियस स्टोन्स हो गए, उसको भी यहाँ पर इसी रास्ते के थ्रू ट्रेड करने लगे। अब बात आती है रूट की। ये रूट निकलता कहाँ से था? ये रूट पास होता था 3 इंपॉर्टेंट शहरों से। एक समरकंद हो गया, दूसरा बेबीलोन हो गया और तीसरा कॉन्स्टेंटिनोपल हो गया। अभी हमने यहाँ पर फोटोज़ के अंदर में देखा, इस तरीके से रूट जाता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कॉन्स्टेंटिनोपल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये लंबा चौड़ा इस रूट को यहाँ पर कवर किया जाता है, समझ गए। तो ये यहाँ पर फिर से आप देख पाओगे, स्पेशली जियांग वाला ये इंपॉर्टेंट रीजन है। ये गया रूट और इस तरीके से जाकर यूरोप तक सीमित होता था। अब बात है यहाँ पर इस रोड के इतिहास के बारे में। ये सिल्क रोड बना कैसे, कॉन्सेप्ट कैसे आया, किसने खोज की, किसको यहाँ पे इसका फादर माना जाता है, ये भी तो बेसिक चीज़ें हैं जो कि पता होनी चाहिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों ये जो पूरा सिल्क रोड था इसका इतिहास मैंने बोला 1500 साल पुराना है। लगभग 2nd सेंचुरी BC की यहाँ पर बात है, जब यूरोप और चाइना ने धीरे धीरे आपस में कांटेक्ट करना शुरू किया। यानी कि इधर यूरोप ने और इधर चाइना ने सोचा चलिए आपस में कांटेक्ट करते हैं, थोड़ा व्यापार वगैरह करते हैं। अब धीरे धीरे यहाँ पर वो जो कॉन्टैक्ट्स वो एस्टेब्लिश होना शुरू हुए। फिर क्या होता है, 2nd सेंचुरी BC के अंदर में एक एम्परर वू, वहाँ पे चाइनीज़ डायनेस्टी हुआ करती थी, नाम थी हान डायनेस्टी। तो हान डायनेस्टी के एम्परर हो गए एम्परर वू। इन्होंने यहाँ पर क्या किया, अपने डिप्लोमेट्स को वहाँ पर भेजा। वेस्टर्न रीजन्स के अंदर में अपने जो डिप्लोमेट है उसमें एक स्पेशल पर्सन है, नाम है ज़ांग कियान। क्या नाम है? ज़ांग कियान। इनको यहाँ पर भेजा। अब ज़ांग कियान यहाँ पर गए और धीरे धीरे करके यहाँ पर क्या किया, उन्होंने एक रूट बना दिया। और वो जो रूट है दोस्तों उसी को नाम दिया गया सिल्क रूट। इस वजह से क्यों, जब ये वेस्टर्न कंट्रीज़ गए, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में यहाँ पर कॉन्टैक्ट करने के लिए बोला गया, तो ज़ांग कियान को एक रूट मिलता है, नाम दिया गया वेस्टर्न रूट, ठीक है। यहाँ पे मतलब सॉरी वेस्टर्न रूट नहीं, सिल्क रोड का नाम दिया गया। और सिल्क रोड में यहाँ पर ये स्पेशली एक रूट देखते हैं जिसका नाम है तारिम बेसिन रूट। जब यहाँ पे कह सकते हो ये हो गया जियान, यहाँ से बोला गया कि इनसे आप जाइए और जाकर यहाँ पे यूरोप के साथ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में व्यापार करने की बातचीत कीजिए। ये इधर से जाते हैं और जाते जाते इस रास्ते को फाउंड करते करते यहाँ पर इनको एक तारिम बेसिन मिलता है, एक बड़ा बेसिन।
बेसिन क्या होता है, चारों तरफ से यहाँ पर उठे हुए रीजन होते हैं और बीच में थोड़ा गड्ढा सा होता है, जैसे घाटी होती है ना वैली, चारों तरफ पहाड़, नीचे यहाँ पे नदी बह रही है, घाटी सी बनी हुई है, वैसे यहाँ पर बेसिन होता है, लेकिन सूखा पड़ा हुआ था ये हिस्सा बहुत ही ज़्यादा ठंडा, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ठंडा और बहुत ही ज़्यादा सूखा था। तो यहाँ पे चारों तरफ से उठे उठे हिस्से थे, बीच में गड्ढा था। तो यहाँ पर इन्होंने तारिम बेसिन एक रूट चुना अपने सिल्क रोड में, इसको एक अहम हिस्सा माना इन्होंने, सिल्क रोड में एक अहम हिस्सा मानते हुए इसी बेसिन के थ्रू यहाँ पर गुजरकर ये सीधा वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में गए और वहाँ पर ज्वाइनिंग की। अब क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे करके सिल्क रोड बन चुका है और इस वजह से यहाँ पर जो ज़ांग्यान थे, इन्हीं को यहाँ पे क्रेडिट दिया जाता है, इन्हीं को यहाँ पर सिल्क रोड का फादर माना जाता है, सिल्क रोड के जनक। क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि फादर ऑफ सिल्क रोड कौन कहलाते हैं, नाम अपने से नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा ज़ांग्यान यहाँ पर यह नाम है। अब क्या हुआ, जो चाइना की कैपिटल थी सियान मैं आपको बता ही चुका हूँ, स्पेशली यहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था, इसी को ज्वाइन करने की बात की गई थी यूरोप से। तो यहाँ से जो कैरेवन्स थे, जो लोग यहाँ पे निकलते थे, है ना, व्यापार करने के लिए ऊँटों पर, और फिर उसके बाद कई सारे लोग यहाँ पे अलग अलग एनिमल्स लेकर निकला करते थे। तो जो कैरेवन्स है दोस्तों, ये ट्रैवल करते थे चाइना की कैपिटल सियान से और सीधा तारिम बेसिन रूट, तारिम बेसिन से समझ गए ना, ये वाला जो बेसिन है, स्पेशली ये वाला बेसिन का यूज़ करते हुए इसमें से निकलते थे और सीधा यहाँ पर आगे जाकर जुड़ जाते थे। और ध्यान रखिएगा, जो तारिम बेसिन वाला हिस्सा है दोस्तों, इसके ऊपर और नीचे दोनों माउंटेन्स हैं। ऊपर आप देख पाओगे तियानशन माउंटेन्स आते हैं, नीचे यहाँ पर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे आते हैं कुनलुन माउंटेन्स। तो दोनों तरफ यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, आपको नजर आएंगी और इसी रास्ते से गुजरकर वो सीधा यूरोप के अंदर में जाया करते थे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तारिम बेसिन क्या है वो आपको समझ में आ गया। अब तारिम बेसिन से निकल कर दोस्तों वो सीधा कहाँ पे जाया करते थे, वेस्टर्न साइड में, स्पेशली लेवांत की साइड में। अब लेवांत जो टर्म है दोस्तों, ये बेसिकली इन कंट्रीज़ के लिए यूज़ की जाती है। अगर मैं जूम करके बताऊं तो यहाँ से निकले, तारिम बेसिन से निकलकर लेवांत दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है हमारे इस पर्टिकुलर रीजन की। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रीजन तक यहाँ पर ये पहुँचते थे, फिर आगे जाते जाते फिर बात हो रही है इस पर्टिकुलर रीजन की। ठीक है, यहाँ तक जाया करते थे। अब लेवांत में आपके कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, जैसे आज के समय पर जो सीरिया है, जॉर्डन है ना, उसके अलावा लेबनान है, ये सब लेवांत के अंदर में आते हैं। ठीक है, यहाँ मेडिटेरेनियन सी हो गया, इजिप्ट के ऊपर हो गया, ये इजिप्ट हो गया, बेसिकली ये इस वाले पोर्शन की बात की जा रही है। तो तारिम बेसिन से निकलकर सीधा यहाँ तक ज्वाइन हुए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, लेवांत तक है। उसके अलावा एनाटोलिया। अब एनाटोलिया दोस्तों क्या है, एनाटोलिया वो जगह है जहाँ पर जो गुड्स हैं, जो सामान है दोस्तों, उनको जहाज़ों में ट्रांसफ़र किया जाता था, स्पेशली मेडिटेरेनियन सी में, स्पेशली जो यहाँ बंदरगाह होता है, पोर्ट्स होते हैं वहाँ पर, है ना। यहाँ पे सामान आया, आने के बाद में जहाज़ों में चढ़ाया, अब जहाज़ से सीधा वो सामान इधर ग्रीस दिख रहा होगा, ग्रीस में यहाँ पर इसकी कैपिटल एथेंस, ग्रीस से ही सीधा ऊपर तक यूरोप शुरू हो जाता है। तो सामान जहाज़ में डाल देंगे और ऊपर यहाँ पे कह सकते हो ये यूरोप तक ये कनेक्टिविटी हुआ करती थी। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा रूट तैयार किया गया और यूरोप तक कनेक्ट किया चाइना ने अपने आप को। और फिर धीरे धीरे यहाँ पर दोस्तों इसी रास्ते के ज़रिए जो आपस में लोग आया जाया करते थे, व्यापार करते थे, तो इससे गुड्स तो ट्रेड हो ही रहे थे, लोगों के आइडियाज़, रिलीजन और बीमारियाँ भी साथ ही साथ में यहाँ पर कह सकते हो इधर से उधर पहुँचती चली जा रही थी। तेज़ी से यहाँ पर इकोनॉमिकल एक्सचेंज हुआ, कल्चर एक्सचेंज होने लगा दोनों तरफ, यूरोप और एशिया। ऊपर यहाँ पर ये जो यूरोप है और इधर यहाँ पर जो एशिया है, दोनों के बीच के जो सिविलाइजेशन है दोस्तों आपस में बहुत ही ज़्यादा घुल मिलने लगे, एक्सचेंज होने लगे। समझ गए। तो ये तो बात हो गई सिल्क रोड के बारे में। सिल्क रोड क्या है, इसका इतिहास क्या है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं और जानते हैं कि जो ये स्टडी हुई है उस स्टडी ने ये बताया कि जो ये रूट है सिल्क रोड का, ये शिफ्ट हो गया है ऊपर। अब ये शिफ्ट कैसे हुआ ज़रा वो जानते हैं। जो ओरिजिनल रूट है दोस्तों सिल्क रोड का, वो तारिम बेसिन से गुजरता है। तारिम बेसिन क्या है वो मैंने आपको बता रखा है ना। तारिम बेसिन वो जगह है जिसके ऊपर आते हैं तियानशन माउंटेन्स, नीचे आते हैं कुनलुन माउंटेन्स, जो अभी आप लोगों ने मैप में एग्जैक्टली देख लिया है। तो उसी रास्ते का सबसे ज़्यादा यूज़ होता था। कुछ इस तरीके से यहाँ पर वो बेसिन नज़र आती हैं। ठीक है, चारों तरफ उठे उठे पहाड़ियाँ हैं या उठे उठे प्लेटफॉर्म्स हैं, नीचे यहाँ पर गड्ढा है। लेकिन दोस्तों तारिम बेसिन वाला जो हिस्सा था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब डेजर्ट कंडीशंस में था और बहुत ही ज़्यादा ठंडा, और ठंडा होने के साथ साथ सूखा, कोल्ड एंड ड्राई, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बताया गया जब वो कोल्ड एंड ड्राई था तो जो मर्चेंट्स हुआ करते थे, जो व्यापार करने जाते थे, तो उन्होंने इस रास्ते को चुनना, इग्नोर करना शुरू किया कि भैया एक तो हमें यहाँ पर पूरा ठंड लगती है, दूसरी बात सूखा रास्ता है, और तीसरी बात पानी की कमी है, वहाँ पे पानी की स्कैर्सिटी देखने को मिलेगी, वाटर नहीं है। तो इस चक्कर में यहाँ पे लोगों ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हम दूसरे रास्ते को चुनेंगे। फिर धीरे धीरे लोगों ने एक नया रूट बनाया
और अब की बार जो है दोस्तों इन्होंने जुंगर बेसिन रूट का इस्तेमाल शुरू किया। कैसे आपको मैं बताता हूँ। तो ये पीरियड था लगभग 420 से लेकर 850 सीई के समय का। अब जो कैरावंस थे दोस्तों वो तारिम बेसिन का रास्ता नहीं अपना रहे थे। अब तारिम बेसिन की जगह दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, वो जुंगारिया वाले रीजन से निकल रहे थे। कहने का मतलब है अभी तक तो ये वाला रास्ता अपना रहे थे, अब क्या हुआ, इससे ऊपर से यहाँ से इस वाले पोर्शन से गुजर कर वो सीधा यूरोप में जा रहे थे। क्यों, रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो ये ठंडी जगह थी, दूसरी बिल्कुल ड्राई प्लेस था, तीसरा पानी की यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी थी, ये हमको नजर आएगा। तो पहले जो इनका रास्ता ऐसे निकल रहा था, अब ये रास्ता इनका ऐसे निकलने लगा, ऊपर वाले हिस्से से गुजरने लगे। और वो रीजन क्या कहलाता है, वो कहलाता है जुंगारिया रीजन। तो इंपॉर्टेंट नाम है ये सारे के सारे, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। तो ये जो नया रूट था दोस्तों, जो और ऊपर शिफ्ट हो गया, नॉर्थ की साइड में शिफ्ट हो गया, इसने धीरे धीरे तारिम बेसिन वाला जो रूट है इसको रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे लोग इस वाले रूट का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे। अब क्वेश्चन यह है कि क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, उसके पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है, क्यों लोग ऊपर शिफ्ट हो गए, वो मैं आपको बता चुका हूँ। पहला कारण है क्लाइमेट चेंज। जो हमारे रिसर्चर्स हैं दोस्तों, उन रिसर्चर्स ने कुछ फॉसिल्स का यूज़ किया, लेक फ्लाइज के फॉसिल्स का यूज़ किया। और फॉसिल्स का यूज़ करते हुए यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि वो जो हिस्सा था बहुत ही ज़्यादा ठंडा और ड्राई प्लेस था, तारिम बेसिन। वो जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा कोल्डर टेम्परेचर से गुजर रहा था, नमी या पानी वहाँ पर उस समय पर प्रेजेंट था ही नहीं। अब पानी प्रेजेंट नहीं है, पानी की कमी है। तो जो कैरावंस थे उन्होंने यहाँ पर सोचा, जो लोग ट्रैवल कर रहे थे, इधर से उधर व्यापार कर रहे थे, उन्होंने सोचा यार भाई हमारे लिए ये काम की जगह नहीं है, हमें और ऊपर वाले रास्ते से जाना होगा। तो उन्होंने यहाँ पर दूसरा बेसिन चुना, ऊपर नॉर्थ साइड में गए, वहाँ पे उन्होंने प्रॉपर स्टेबल वाटर रिसोर्सेस मिला। ठीक है, पानी के रिसोर्सेज भी उनको मिले उसी रास्ते के थ्रू निकलते निकलते, तो वहाँ पे उनकी हेल्प हुई। तो ये एक मेन रीज़न था यहाँ पे क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से ये रूट ऊपर शिफ्ट हुआ। दूसरा जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी थे दोस्तों। अब जियोपॉलिटिक्स यहाँ पर एंटर कर चुकी थी। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पर क्या होता है, तिब्बत का जो ट्यूबो किंगडम है उसका राइज होता है। ट्यूबो किंगडम दोस्तों बढ़ने लगता है, स्पेशली चाइना का जो जिंजियांग रीजन है उसके साउथ में तिब्बत आज पता होगा, पहले एक समय पर एक पर्टिकुलर कंट्री हुआ करता था, आज चाइना ने उसको कब्जा रखा है। वैसे अगर हम बात करें चाइना की रियलिटी अगर देखते हो तो चाइना केवल इतना सा था स्टार्टिंग में। ये जो रेड कलर का दिख रहा है दोस्तों, ये केवल इतना सा ही पोर्शन था चाइना का। आज जो इतना बड़ा चाइना हो चुका है, इन्होंने सारी की सारी टेरिटरीज कब्जाई हैं। ये आप देख पाओगे, चाइनाज ऑक्यूपाइड मंचूरिया, चाइनीज ऑक्यूपाइड साउथ मंगोलिया, चाइनीज ऑक्यूपाइड तिब्बत, ये तिब्बत वाला हिस्सा भी चाइना ने कब्जाया है, चाइनीज ऑक्यूपाइड ईस्ट तुर्किस्तान। तो ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये सारे के सारे रीजन्स चाइना ने कब्जाए। अगर रियलिटी देखोगे तो केवल इतना सा है चाइना, बट तिब्बत यहाँ पर आप कह सकते हो, अभी हम इतिहास की बात कर रहे थे तो तिब्बत में एक ट्यूबो किंगडम राइज हो रहा था। अब राइज हो रहा था, पावर्स एक्सपैंड हो रही थी, पावर्स एक्सपैंड होते होते वो चाइना के इसी तंग डायनेस्टी के साथ में बार बार क्लैश कर रहे थे, बार बार इस डायनेस्टी के साथ में इनकी लड़ाइयाँ हो रही थी। और लड़ाइयाँ होते होते दोस्तों यहाँ पर जो ये ट्रेडिशनल तारिम बेसिन रूट था, इसको फिर चाइनीज़ डायनेस्टी ने समझा कि यार ये अब सेफ़ नहीं है ज़्यादा, और पॉलिटिकली भी हमारे लिए ज़्यादा फेवरेबल नहीं है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ये जा रहा है इस वाले रास्ते से, हमें एक दूसरा रास्ता चुनना होगा। उसके बेसिस पर इन्होंने और थोड़ा ऊपर नॉर्थ में शिफ्ट हो गए इन सब कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए, और उस रास्ते से निकलने लगे। समझ गए। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ये पूरा सिल्क रूट है, इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या था, इंपॉर्टेंस क्या था इसका, या ऐसे ही बेफालतू में रास्ता बना दिया? दोस्तों बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था। सबसे पहला इंपॉर्टेंस था इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस। अब इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस मतलब ये जो रास्ता था ये एक मेन ट्रेड रूट हुआ करता था। उस समय पर व्यापार करना मुश्किल था, बट एक ट्रेड रूट बनाया गया जहां पे हाई एंड प्रोडक्ट्स, सिल्क, स्पाइसेस, वैल्यूएबल मेटल्स, जेमस्टोन्स, इन सब का व्यापार हुआ करता था उस रास्ते के जरिए। और जो ये व्यापार है, चाइना, इंडिया, पर्शिया जो आज ईरान कहलाता है, अरेबिया एंड मेडिटेरेनियन, सभी एरियाज को कनेक्ट किया, तो सभी एरियाज में यहाँ पर आपस में व्यापार होने लगा इस सिल्क रूट के माध्यम से। समझ गए। तो इसका एक इंपॉर्टेंट रोल था इकोनॉमी को ग्रो करने में। क्लियर। दूसरा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस था सिल्क रूट था वो था कल्चरल डिफ्यूजन। यानी जो सिल्क रूट है दोस्तों, इस रूट के रास्ते के माध्यम से क्या हुआ, आपस में जो लोग थे, अब अलग अलग कंट्रीज़ के या अलग अलग रीजन के, अलग अलग कॉन्टिनेंट के लोग आपस में मिल रहे थे, तो एक दूसरे के कल्चर एक्सचेंज हो रहे थे, रिलीजन एक्सचेंज हो रहा था, आइडियाज शेयर हो रहे थे। फिर इसी रूट के तहत दोस्तों बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और दूसरे बिलीफ्स भी यहाँ पर स्प्रेड होने लगे और ज़्यादा यहाँ पर फैलने लगे। समझ गए। और इतना ही नहीं,
फिर जो टेक्नोलॉजीज़ थी, यूरोप की टेक्नोलॉजीज़ वो ईश आने लगी, यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी है तो वहाँ जाने लगी। तो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजीज़, एग्रीकल्चर करने का तरीका, जो प्रैक्टिसेस थी उसको यहाँ पर दोस्तों फॉलो करने लगे। तो ये जो एक्सचेंज हुआ ना, इससे यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारा एक डाइवर्स वर्ल्ड था उसको आपस में इंटरकनेक्ट, एक कह सकते हो इंटरकनेक्शन किया गया था इस रूट के माध्यम से। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंस था। फिर एक और इंपॉर्टेंस इसका आता है, वो आता है जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। तो ये जो पूरा सिल्क रूट था दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट नेटवर्क माना गया ट्रेड रूट्स के माध्यम से। समझ गए? एक इंपॉर्टेंट नेटवर्क था ये रूट में, बहुत सारे लोगों के पास, बहुत सारी कंट्रीज के पास में पावर थी, क्योंकि इस रूट में बहुत सारा व्यापार हो रहा था। इस रूट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक एम्पायर था, हर कोई यहाँ पर कंट्रोल करना चाहता था। तो एक जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी था। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मैं आपको बता चुका हूँ कि ये रास्ता वो था जहाँ से नए नए जो आविष्कार हुए वो एक्सचेंज होने लगे। कंपास, गन पाउडर, है ना, प्रिंटिंग को लेकर जो यहाँ पर टेक्नोलॉजीज थी वो सब ईस्ट और वेस्ट के बीच में शेयर होने लगी। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंस के तौर पर हम देख सकते हैं। फिर अभी क्या होता है, वो जो सिल्क रूट है दोस्तों, उसका एक इम्पैक्ट अभी भी आज के समय के व्यापार पर भी देखने को मिलता है। सिल्क रोड को लेकर कई सारे जो किताबें हैं वो ऑलरेडी लिख दी गई हैं, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो अभी क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा चाइना का जो एक इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI, वन बेल्ट वन रोड। तो चाइना इसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से पहले जैसा ही एक सिल्क रूट बनाना चाहता है, व्यापार करना चाहता है। ठीक है, अब BRI को अगर आप दोस्तों देखते हैं तो अभी मैं आप आगे बताऊंगा, BRI अलग से भी मेंशन्ड है। लेकिन यहीं पर एक और क्वेश्चन आता है कि जब इस तरीके से रूट बना तो इसका खात्मा भी हुआ होगा, क्योंकि इतिहास की बात कर रहे हैं, रूट बना उसके बाद यहाँ पर ये ख़त्म भी हुआ होगा। हाँ बिल्कुल दोस्तों, जब ये कैसे ख़त्म हुआ ये जानते हैं। ये जो पूरा रास्ता बनाया गया था व्यापार करने के लिए, ये डिसअपियर हुआ 1453 में, जब ऑटोमन एम्पायर दोस्तों यहाँ पर बहुत तेज़ी से बढ़ चुका था और ऑटोमन एम्पायर ने इस व्यापार वाले रास्ते को बंद ही कर दिया। इन्होंने बोला हम व्यापार ही नहीं करेंगे। और ऑटोमन एम्पायर ने क्या किया, इसको बंद करने के साथ साथ ईस्ट और वेस्ट वाले एरियाज़ हैं इनको वापस से सेपरेट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर ये जो सिल्क रूट है इसका जितना भी यहाँ पर कह सकते हो इंपॉर्टेंस था वो सब खत्म हो गया। उसके अलावा ऑल्टरनेटिव सी रूट्स फिर निकाले गए, धीरे धीरे करके कुछ और दूसरे रास्ते निकाले गए और उन दूसरे रास्तों से ईस्ट और वेस्टर्न साइड में ट्रेड किया गया। ये ऑटोमन एम्पायर था क्या जिसने सिल्क रूट को ख़त्म किया। आज आप टर्की का नाम सुनते हैं, ठीक है, तो टर्की एक समय पर ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, आज वो टर्की कहलाता है, ज़रा सा सीमित रह गया है। ऑटोमन एम्पायर एक समय पर दोस्तों बहुत बड़ा एम्पायर था, ये आप देख पाओगे अफ्रीका के कई सारे कंट्रीज़ में फैला हुआ था, यूरोप तक फैला हुआ था, फिर उसके बाद यहाँ पर इन रीजन्स में फैला हुआ था, मिडिल ईस्ट में फैला हुआ था। ये पूरा जो आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है ये सब ऑटोमन एम्पायर था। ईरान, इराक, सीरिया, है ना, जो ये सब रीजन्स हैं आज के समय पर, इसराइल और ये सब ऑटोमन एम्पायर के अंडर में थे। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि यहीं तक कह सकते हो चाइना को आना था, जो सिल्क रूट है यहाँ तक तो आता था, फिर यहाँ से ग्रीस तक जाता था सामान भर के, ये सब अब ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आ गया। उन्होंने बोला कि भाई हम व्यापार करेंगे ही नहीं, ट्रेड कट ऑफ कर दिया, अब ये रास्ता खत्म हो गया, अब यहाँ से कोई रास्ता सामान आगे नहीं जा सकता। तो दूसरे रास्ते खोजे गए व्यापार करने के फिर बाद में। तो आपसे क्वेश्चन अगर बनता है कि जो सिल्क रूट है उसका एंड कैसे हुआ, तो मेन रीज़न था यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर। समझ गए? और आज यहाँ पे चाइना इसी प्रकार के एक नए, मतलब उसी प्रकार का जो हमारा सिल्क रूट था वही नया कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। 2013 में दोस्तों, 2013 में चाइना ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया वन बेल्ट वन रोड का, और इसको नाम दिया गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और इस इनिशिएटिव के माध्यम से वो वापस से उसी प्रकार के सिल्क रूट को रिवाइव करना चाहता है। चाइना का मेन एम यहाँ पर यह है कि आज के समय पर 60 से ज़्यादा देशों को, स्पेशली एशिया, यूरोप और ईस्ट अफ्रीका के देशों को आपस में जोड़ा जा सके। अच्छा, क्या है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, आइए मैं आपको बताता हूँ। 2013 में लॉन्च किया गया था। तो जैसे सिल्क रूट था ना, वैसे यहाँ पे चाइना ने एक नया रूट बनाने की फोकस में रखा हुआ है। ये आपको जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है, ये आपकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का स्पेशली ज़मीन वाला हिस्सा है, जो ज़मीन के जरिए यहाँ पर रास्ते को जोड़ा गया है। और पिंक वाला यहाँ पे दोस्तों समुद्र का रास्ता है। यहाँ पे वो कंट्रीज़ है जहाँ पर चाइना ने खूब इन्वेस्टमेंट किए हैं, चाहे वो आपका इंडोनेशिया हो गया, चाहे वो आपका श्रीलंका हो गया, चाहे वो यहाँ पर इधर कीनिया हो गया, इनमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स करे हैं। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट हो गया, इन सब में इन्वेस्टमेंट्स करके, इनको लोन दे देकर, इनको फंसा कर, ऐसे कई सारे यहाँ पर आप कह सकते हो चीज़ें अपनाई हैं चाइना ने, और इन कंट्रीज़ को अपने कंट्रोल में लिया। और उसके बाद जाके यहाँ पर इस प्रकार का जो रूट है उसको एस्टेब्लिश किया, ताकि एक ऐसा रास्ता बना दिया जाए जिससे चाइना भर के व्यापार कर सके। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पता है आपको कितना ज़्यादा आगे है ना। तो वो
लगातार खूब व्यापार कर सकें, जो कंट्रीज़ हैं उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना सकें। ये बेसिकली यहाँ पर चाइना का मेन पर्पज़ है। इस वजह से 2013 में ये पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चाइना लॉन्च करता है, जहाँ पे इनका मेन पर्पज़ है, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो, चाहे वो गल्फ ही रीजन क्यों ना हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो यूरोप हो, सबको ज़मीन और समुद्र के माध्यम से जोड़ना। तो क्वेश्चन यह है, क्या भारत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है? बिल्कुल भी नहीं। भारत यहाँ पे इसको इग्नोर करता है और ये हमारे टेरिटरी में से, आपको पता होगा दोस्तों, यहीं पर एक आता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये अगर आप देखोगे तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। इस तरीके से सिल्क रूट भी जाता था, है ना, तो इन्होंने इस तरीके से ज़मीन के रास्ते को जोड़ा, ये समुद्र से जोड़ा, और बीच में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये इस तरीके से रास्ता एक निकाल रहे हैं। ठीक है, ये इंडिया की टेरिटरी से, हमारे जम्मू कश्मीर वाले रीजन से निकाल रहे हैं। इसको नाम दिया गया है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। आपने नाम सुना होगा सी पैक कॉरिडोर। अब ये जो सी पैक कॉरिडोर है दोस्तों, ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। इस तरीके से आप देख पाओगे, ये इन्होंने हमारी टेरिटरी से निकाला हुआ है। हम तो खैर इसके अगेंस्ट में हैं और ना ही हमने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है। कुछ कंट्रीज ने ज्वाइन किया था, वो धीरे धीरे यहाँ पर हटने भी लगे हैं। जैसे इटली का एग्जाम्पल, इटली पहले स्टार्टिंग में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर चुका था, उन्होंने यहाँ पर हट गए, बाहर निकल गए इस इनिशिएटिव से, क्योंकि दिख रहा है कि भाई चाइना एग्जैक्टली कर क्या रहा है। समझ गए? तो मेन पर्पस क्या है इस पूरे इनिशिएटिव का? इस रोड इनिशिएटिव को बनाने का मेन पर्पस है कि इस रास्ते के जरिए बहुत सारा व्यापार करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, ट्रेड बढ़ाना, इकोनॉमिक कोऑपरेशंस करना, ये एक मेन पर्पस आपको देखने को मिलेगा। और इसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में दोस्तों कई सारे कॉरिडोर्स आते हैं। लगभग 6 कॉरिडोर्स यहाँ पे बताए जाते हैं। 6 कॉरिडोर में जैसे पहला है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, फिर है न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर भी इसमें आता है, चाइना इंडो चाइना पेनिनसुला इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना मंगोलिया रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। बीच बीच में इन्होंने कुछ और कंट्रीज को अपने इस इनिशिएटिव में जोड़ने के लिए कॉरिडोर्स बना दिए। तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा ज्योग्राफिकल कॉरिडोर की बात हो गई। क्लियर हो गया? आई होप दोस्तों हर एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। एक लंबा चौड़ा आर्टिकल था लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी था, इस वजह से विस्तार से मैंने डिस्कस किया है। इसको एडिटोरियल की तरह भी आप देख सकते हैं। अब आइए आज के मेंस के क्वेश्चन पर आते हैं कि आपने जो भी पढ़ा है उसको मेंस के क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पे लिखना। क्वेश्चन यह है, हाउ इज चाइनाज रिवाइवल ऑफ द एंशिएंट सिल्क रूट थ्रू BRI चेंजिंग द रीजन्स जियोपॉलिटिक्स एंड इवेलुएट द इम्पैक्ट। कहने का मतलब है जो चाइना वापस से जो पुराना वाला सिल्क रूट है उसको रिवाइव करने की जो ये कोशिश कर रहा है, इस कोशिश से कैसे जो BRI है वो उस पूरे हिस्से की जो जियोपॉलिटिक्स उसमें बदलाव कर रहा है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, उसके बारे में 250 शब्दों में आपने उत्तर देना है। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी बढ़िया से पढ़कर एक बहुत अच्छा सा आंसर लिख सकें। तो क्वेश्चन है, BRI के माध्यम से प्राचीन रेशम मार्ग का चीन का जो पुनर्धार है इस क्षेत्र की भूमि राजनीति को कैसे बदल रहा है वो बताइए और इसका प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। इम्पैक्ट क्या है इसका उसके बारे में बताइए। 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, यूपीएससी ने 2018 में भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है मेंस में स्पेशली, फिर 2017 में भी मेंस के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए 2018 में अगेन सी पैक कॉरिडोर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में पूछा हुआ है। फिर यहाँ पर उन्होंने पूछा हुआ है चाइना अपने इकोनॉमिक रिलेशन को, और कह सकते हो कि जो पॉजिटिव ट्रेड प्लस है जहाँ पर चाइना को बहुत फ़ायदा हो रहा है, उसको एज अ मिलिट्री पावर इस्तेमाल कर रहा है एशिया के अंदर में। इस स्टेटमेंट में इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, तो वो आप यहाँ पर बताइए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख पाओगे 2017-18 लगातार क्वेश्चन पूछे गए मेंस में। उसके साथ साथ 2016 में यहाँ पर प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन ये था कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये कौन से कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ में आता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी चाइना। सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया 2016 में। समझ गए? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब दोस्तों अगला आर्टिकल जो है ये हमारा कह सकते हो एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। तो हुआ यह है कि हाल ही में जो एक साइंटिस्ट की टीम है उनके थ्रू रिसर्चेस की गई और रिसर्च में ये शो किया गया कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन को डिप्लीट करने वाले केमिकल्स हैं, ओजोन को ख़त्म करने वाले जो केमिकल्स हैं,
उन केमिकल्स का यूज़ दोस्तों अपने आप में बहुत ज़्यादा हुआ 2021 में, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहा है, उन केमिकल्स का यूज़ डिक्लाइन हो रहा है। उन केमिकल्स को अब लोग यहाँ पर कम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उस पर कई सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के माध्यम से। इस वजह से ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल न्यूज़ में है। तो ये तो मैंने आपको खबर बताई, ये न्यूज़ बताई। वैसे पढ़ना है तो ये न्यूज़ आपको यहाँ पर देखने को ही मिल जाएगी। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होगा जो ऐसे एनवायरमेंट से संबंधित प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, इसको लेकर यूपीएससी सवाल पूछता है। क्योटो प्रोटोकॉल का नाम पता होगा, उसको लेकर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अगेन एक रेलिवेंट टॉपिक है ये, जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है दोस्तों, ये क्या करता है, आपका जो ओजोन लेयर होता है। अब पहली चीज़ यहाँ पर मैं आपको ये विस्तार से बताता हूँ। ये देखिए, आपने क्या पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, एटमॉस्फेयर के अंदर में जो लेयर्स हैं उसके बारे में पढ़ा होगा। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एग्जॉस्फेयर, ये सारी लेयर्स के बारे में पढ़ा होगा। अब जो ट्रोपोस्फेयर होती है ये हमारे पृथ्वी से 0 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, ठीक है। लेकिन ट्रोपोस्फेयर के बाद जो स्ट्रेटोस्फेयर आता है, इन दोनों के बीच में एक और पतली सी लेयर आती है, व्हाइट कलर की आप लेयर आप देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं ओजोन लेयर। समझ गए, ये पृथ्वी से लगभग 20 to 30 किलोमीटर ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये जो ओजोन लेयर है, इसका इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। अब इंपॉर्टेंस क्यों बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों जो सूरज की गर्मी है, सन की जो रेज हैं, सन की कुछ अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज बहुत खतरनाक होती हैं, है ना। अल्ट्रा वायलेट रेज अगर आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तो एक इंसान को कैंसर भी हो सकता है। तो उस अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाने का काम करता है ये ओजोन लेयर। तो ये ओजोन लेयर क्या करता है, हमारे पृथ्वी पर हमको ये सन की जो अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज हैं उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, उनसे बचाता है। लेकिन अगर इस ओजोन लेयर को कुछ होता है दोस्तों, तो यूवी रेज डायरेक्टली हमारे पृथ्वी पर पड़ेंगी, जिससे प्लांट्स, एनिमल सभी कुछ डैमेज होगा, ठीक है। तो इस यूवी रेज को रोकने के लिए ओजोन लेयर हमारे पास में देखने को मिलती है। लेकिन आज के समय पर इस तरीके से पोल्यूशन हो रहा है या केमिकल्स हम रिलीज कर रहे हैं कि दोस्तों ये जो ओजोन लेयर है ये भी डिप्लीट हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय था। तो धीरे धीरे जब ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही थी, जिन केमिकल्स की वजह से, उन केमिकल्स को कंट्रोल करने के लिए या उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए नए नए अग्रीमेंट्स या नए नए प्रोटोकॉल्स को स्टार्ट किया गया। उसमें से एक था दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी यहाँ पर उन सब्सटेंसेस के ऊपर फोकस करता था जो हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। ओजोन लेयर को खत्म करने वाले जो केमिकल्स सब्सटेंसेस हैं उनके ऊपर फोकस करता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस बोलते हैं, जो हमारे ओजोन लेयर को खत्म कर रहे हैं। और ऐसे दोस्तों सौ मैन मेड केमिकल्स आज के समय पर प्रेजेंट हैं, और उन 100 मैन मेड केमिकल्स को रेगुलेट करना, उनके प्रोडक्शन और कंजम्पशन के ऊपर में कमर कसने का काम करता है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। समझ गए। तो 2021 में तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो ये केमिकल्स है वो रिलीज़ हुए थे, बट धीरे धीरे अभी यहाँ पर ये जो केमिकल्स हैं इनका जो कह सकते हो रिलीज़ हो रहा था एटमॉस्फेयर में, उसको कंट्रोल किया गया है, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होते हैं, ओडीएस जो होते हैं, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं दोस्तों। ज़्यादातर आप देख पाओगे रेफ्रिजरेटर्स में, आपके फ्रिज में जो गैस प्रेजेंट है, एयर कंडीशनर्स, एसी से जो निकलता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स या एरोजोल्स, सभी जगह पर इन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है, अलग अलग केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। और यही ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जब हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं तो हमारे ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं, और वो ओजोन लेयर हमको हमारे पृथ्वी पर जो ह्यूमंस हैं उनको जो सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उससे बचाती है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मेन काम क्या है भैया, ऐसे सिचुएशन को रोकना, और ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन हम भी प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन हम कैसे प्रोवाइड करवाएंगे, हम केमिकल्स के रिलीज को रोकेंगे। ये जो प्रोटोकॉल है दोस्तों, इसको 16 सितंबर 1987 में पूरी तरह से अडॉप्ट किया गया। लगभग सभी कंट्रीज ने इसको अप्रूवल भी दिया, एक यूनिवर्सल रेटिफिकेशन इसको मिला। इस ट्रीटी के अंदर जितनी पार्टीज या जितनी भी कंट्रीज थी उनको सबको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई, जिम्मेदारियां दी गई कि भाई आप डेटा को रिपोर्ट करोगे, आपके पास में ये है, आपके पास में ये जिम्मेदारी है। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों सभी को जिम्मेदारियां बांट दी गई। समझ गए। अब जो यहाँ पर ये पार्टीज हुआ करती थी, इनको ओजोन सेक्रेटेरिएट के माध्यम से सपोर्ट किया जाता था या असिस्ट किया जाता था। कहने का मतलब है एक पूरा हेडक्वार्टर बनाया गया ओजोन सेक्रेटेरिएट। ये था यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम हेडक्वार्टर, जो कीनिया के अंदर नायरोबी में है। वहीं पर बेस्ड एक हेडक्वार्टर बना, एक ग्रुप बना, वो लगातार इन पार्टीज को सपोर्ट कर रहा था। समझ गए। इसके बेसिस पर यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा का पूरा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल काम करता है।
अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के साथ साथ जब भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात आती है दोस्तों, तो हमेशा किगाली अमेंडमेंट की भी बात आती है। होता यह है कि साल 2016 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को फॉलो करने वाले देश थे या सभी देश थे जो पार्टीज थी, उन्होंने एक किगाली अमेंडमेंट को अडॉप्ट किया, एक नए बदलाव को अडॉप्ट किया, जिसको नाम दिया गया किगाली अमेंडमेंट। और ये बदलाव दोस्तों यहाँ पर ये था जिसको अडॉप्ट किया गया था कि हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आपको पता है ना, आपके रेफ्रिजरेटर्स में प्रेजेंट होते हैं, एसी में प्रेजेंट होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के प्रोडक्शन को रोकना, उसके कंजम्पशन को रोकना, इस तरीके की चीज़ को यहाँ पर वो लेकर आए। उसकी जगह आप दूसरे ऑल्टरनेटिव का यूज़ कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया। और आज के समय पर वैसे कई सारी और भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो ऑलरेडी यहाँ पर इस प्रोटोकॉल के अंडर में कंट्रोल की गई हैं। ये वो गैसेस है दोस्तों जिसको हम ग्रीन हाउस गैसेस का दर्जा दे सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती हुई नजर आती है। इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कह सकते हो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और उसके अंदर किगाली अमेंडमेंट को यहाँ पर अडॉप्ट किया गया। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो आई होप आप इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। बस खाली चीज़ों को आप भी अच्छे से सुनते हुए चलिएगा, क्योंकि लास्ट में मेंस का क्वेश्चन आपको मिलना ही है। सॉरी कह रहा हूँ, लास्ट में एक टेस्ट आपको मिलना है ना। दोस्तों एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, पालामू टाइगर रिजर्व। कल मैंने बोला था आपसे मैप में इसको अच्छे से देख लेना, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बढ़िया तरीके से। और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इस बार भी यूपीएससी ने इस प्रकार के जो क्वेश्चन वो यहाँ पर पूछे थे। हुआ यहाँ पर यह है कि पालामू टाइगर रिजर्व में दोस्तों कुछ टाइगर्स को माइग्रेट किया गया था, वहाँ पे टाइगर्स को पहुँचाया गया था, लगभग 4 टाइगर्स को। अभी कोशिश की जा रही है कुछ टाइग्रेसेस को भी, जो टाइग्रेसेस हैं, टाइगर का फीमेल वर्जन, उसको भी यहाँ पर इसमें रिलोकेट किया जा सके, उसके ऊपर भी दोस्तों यहाँ पे काम किया जा रहा है। इस वजह से जो पालामू टाइगर रिजर्व है वो अभी के समय पर चर्चाओं में बना हुआ है। लेकिन क्योंकि हमें एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है तो हमें डायरेक्टली इस रिजर्व के बारे में जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो पता होने चाहिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला तो लोकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पालामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? झारखंड के अंदर, स्पेशली छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले रीजन में। अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू आता है ना। प्लेट्यूज के बारे में आपने पढ़े होंगे, जो पठार हैं। मालवा प्लेट्यू है, बुंदेलखंड प्लेट्यू ये है, डेक्कन प्लेट्यू आपका ये है, कर्नाटका प्लेट्यू ये है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख पाओगे और भी प्लेट्यूज हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू ये है। छोटा नागपुर प्लेट्यू को दोस्तों जब हम लोग देखते हैं तो यहीं पर झारखंड है। ठीक है, इसको इस तरीके से देखोगे तो ये रहा झारखंड वाला हिस्सा, और इसी झारखंड में हमारा पालामू टाइगर रिजर्व है। तो ये इसी रीजन में ऑटोमेटिकली आ जाता है। पालामू टाइगर रिजर्व दोस्तों बेटला नेशनल पार्क का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट के तौर पर कह सकते हो, इसको कंसीडर किया जाता है। समझ गए? और ध्यान रखिएगा, जो प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था ना, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत में जो सबसे पहले 9 टाइगर रिजर्व्स देश में बनाए गए थे, उसमें से एक टाइगर रिजर्व हमारा पालामू टाइगर रिजर्व भी था। ठीक है, तो देश में बोला जाता है कि ये पहला टाइगर रिजर्व है पूरे दुनिया का जिसमें टाइगर सेंसस को जो हमने किया था वो पगमार्क काउंट के बेसिस पर किया था। कहने का मतलब है कि टाइगर्स, पहले मैंने आपको बता दूं, हमारे जो देश में टाइगर रिजर्व्स हैं, जो स्टार्टिंग के 9 टाइगर रिजर्व्स थे उसमें से एक टाइगर रिजर्व पालामू टाइगर रिजर्व था। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड यह है कि जो टाइगर का काउंटिंग किया जाता था कि टाइगर्स कितने प्रेजेंट है हमारे देश में, तो काउंटिंग करने के मेथड्स अलग अलग हुआ करते थे। एक मेथड दोस्तों यहाँ पे पगमार्क वाला भी है, यानी जो टाइगर के पैर के जो छाप है दोस्तों, उसको यहाँ पर काउंट किया जाता था। उसके बेसिस पर यहाँ पर उनकी काउंटिंग की जाती थी, एनालिसिस किया जाता था। तो जो सबसे पहला, पूरे दुनिया में सबसे पहला जो टाइगर सेंसस किया गया था उनके पैरों के छाप के बेसिस पर, वो दोस्तों सबसे पहला यहीं पे पालामू टाइगर रिजर्व में हुआ था। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और जो सबसे पहला इस प्रकार का पगमार्क काउंटिंग की गई थी, ये 1932 में की गई थी अंडर द सुपरविजन ऑफ J.W. निकोलस। तो J.W. निकोलसन के अंडर में ही यहाँ पर इस प्रकार से ये काउंटिंग की गई। अब जो दोस्तों पालामू टाइगर रिजर्व, इसका टेरेन अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे घाटियाँ भी हैं, पहाड़ियाँ भी हैं और प्लेन रीजन, तीनों प्रकार की चीज़ें आपको नजर आती हैं। 3 इंपॉर्टेंट नदियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। एक है नॉर्थ कोयल, दूसरी है औरंगा और तीसरी है बुरहा। ये तीनों नदियाँ इन वैली से बहती हैं, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो पालामू टाइगर रिजर्व है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा रिच माना जाता है अलग अलग मिनरल्स के कॉन्टेक्स्ट, मानी बॉक्साइट, कोल जैसी चीज़ें यहाँ पे भरपूर मात्रा में प्रेजेंट हैं। वेजिटेशन वगैरह इतना कुछ खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद यानी कि यहाँ का कौन कौन से प्लांट्स और स्पीशीज़ पाए जाते हैं, एनिमल्स की कई सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ऑब्वियसली बात है, टाइगर हो गई, टाइगर रिजर्व है, एशियाटिक एलिफेंट, लेपर्ड, ग्रे वॉल्फ, इस प्रकार के एनिमल्स की स्पीशीज़ भी यहाँ पर पालामू टाइगर रिजर्व में देखने को मिलती हैं। इससे ज़्यादा फोकस रखना उन वाले फैक्ट्स पर जो स्टार्टिंग में आपको बताए।
कि पहला टाइगर रिजर्व है जहाँ पे पगमा काउंटिंग हुई, उसके अलावा लोकेशन है ना, ये चीज़ें ज़्यादा ध्यान रखनी है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। अगला आर्टिकल। अब दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में। हाल ही में रिपोर्ट आई है न्यूज़ के अंदर में, तो इसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस करना बनता है। मैं आपको बताऊं कि यूपीएससी यहाँ से सवाल ऑलरेडी पूछ चुका है, एक क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। क्वेश्चन कैसे पूछा गया आगे मैं आपको बताऊंगा। तो अभी के समय पर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट चर्चाओं में है। नाम से पता चल रहा है जेंडर गैप, जो महिलाओं और पुरुष के बीच में कितने सारे गैप हैं अलग अलग फील्ड्स के अंदर में, नौकरी में या इनकम में। फीमेल्स को इनकम कम मिल रही है, मेल्स को इनकम कम ज़्यादा मिल रही है। इस प्रकार के जो गैप हैं दोस्तों, उसको लेकर ये रिपोर्ट पब्लिश होती है हर साल। तो दुनिया ने थोड़ा प्रोग्रेस किया है जेंडर गैप के मामले में, यानी कि जो ये गैप है इसको कम होता हुआ देखा है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है अब की बार के 2024 के रिपोर्ट में। तो ध्यान रखिएगा, एक एनुअल इंडेक्स है, हर साल यहाँ पर ये रिपोर्ट रिलीज होती है, स्पेशली जेंडर इक्वालिटी को मेजर करने का काम करती है। जो हमारे जेंडर है उनके बीच में समानताएं कितनी हो चुकी हैं उसको मेजर करने का काम करती है। अब जो ये पूरा इंडेक्स तैयार होता है, ये 4 एरियाज के बेसिस पर रेडी किया जाता है। पहला, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है महिलाओं को, कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है पुरुष को। एजुकेशन सेक्टर में कितना कितना यहाँ पर दोनों को कैसे ट्रीट किया जा रहा है। हेल्थ सेक्टर में यहाँ पर बात की जाती है। फिर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, पॉलिटिक्स के अंदर में यहाँ पर महिलाओं और पुरुष में कितना इंपॉर्टेंट रोल है ना, उनका कितना इंपॉर्टेंट योगदान है या कितना इंपॉर्टेंट तरीके से उनको रखा जा रहा है। तो ये जो 4 एरियाज है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। इन 4 एरियाज के बेसिस पे क्या होता है, इस ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। यानी पता लगाया जाता है कि मेल और फीमेल के बीच में आखिरकार कितना गैप आ रहा है स्पेशली। अब आता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, चाहो तो इसको नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन यह है, रिपोर्ट लाता कौन है। ये जो रिपोर्ट है दोस्तों, इसको रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के माध्यम से। एक इंपॉर्टेंट बॉडी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, समझ गए। तो ये जो रिपोर्ट है लंबे समय से, लगभग 2006 से ही कंट्रीज में जितना प्रोग्रेस हो रहा है उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। और 2024 की जो रिपोर्ट है, ज़रा इसकी हाइलाइट्स देख लेते हैं। क्या बोला है आपकी बार, बोला यह है कि जो ग्लोबल जेंडर गैप है 2024 में, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर 146 देशों को कवर किया गया है। कितने, 146 कंट्रीज को। और अब की बार पिछले साल के कंपैरिजन में इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन बहुत ही माइनर इंप्रूवमेंट है, केवल 0.1% का। बहुत ही ज़्यादा माइनर इंप्रूवमेंट हुआ है 0.1% का। तो करंट पेस पर अगर हम देखें, जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, ये जो अलग अलग भेदभाव हो रहा है मेल फीमेल के बीच में, इसको ख़त्म करने को लेकर जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, तो दोस्तों 134 साल और लगेंगे हमें दोनों को बराबर करने में। दोनों जेंडर्स के बीच में बराबरी को लाने के लिए दोस्तों 134 ईयर्स लगेंगे, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख पाओगे। तो अभी भी बहुत समय लगने वाला है जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, स्पेशली उसके बेसिस पर। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस पर्टिकुलर अब की बार रिपोर्ट में 146 कंट्रीज़ को कवर किया गया है। इंडिया की जो रैंक है दोस्तों, वो 2 प्लेस और स्लिप हो चुकी है, हम 129 पर पहुँच चुके हैं। और जो आइसलैंड है वो पिछले 15 साल से टॉप पर है, अभी भी टॉप पर है। अगर आप टॉप 10 देशों को देखोगे जहाँ पर जो जेंडर गैप है वो है ही नहीं या बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, तो उसमें सबसे पहला आता है आइसलैंड, दूसरा है फिनलैंड, तीसरा है नॉर्वे, चौथा है न्यूजीलैंड, 5वां है स्वीडन, 6ठा है निकारागुआ, 7वां है जर्मनी, 8वां है नामीबिया, 9वां है आयरलैंड एंड 10वां है स्पेन। ये 10 कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पर सबसे कम आपको ये जो जेंडर गैप है वो देखने को मिलेगा। अदरवाइज दुनिया भर में कई सारी कंट्रीज है जहाँ पर जेंडर गैप ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा असमानताएं दोनों के बीच में देखने को मिल जाती हैं। ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। ये बात क्लियर हो गई। तो टॉप के 10 कंट्रीज के बारे में तो बात कर ली हमने, वहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब ये बताइए बॉटम की कंट्रीज कौन कौन सी हैं। अब पूरे दुनिया में अगर हम देखें बॉटम में, तो सूडान है दोस्तों, 146 में से 146 नंबर मिले उसे पूरे कंप्लीट। 146 रैंक पर है सूडान, और उससे पहले 145 पर है पाकिस्तान। और पाकिस्तान भी दोस्तों यहाँ पर 3 प्लेसेस गिर चुका है पिछले साल के कंपैरिजन में, यानी कि जेंडर गैप बहुत ही ज़्यादा ना के बराबर आपको नजर आएगा। और पूरे साउथ एशिया को अगर हम एक बार देखें, तो साउथ एशिया में अगर आप देखेंगे तो इंडिया 5वें नंबर पर आता है। उससे पहले बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और पाकिस्तान। पाकिस्तान की रैंक आपको लास्ट देखने को नजर आएगी। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया, समझ गए। तो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान के बाद में इंडिया 5वें नंबर पर आता है। साउथ एशिया की बात कर रहा हूँ। अगर आप पूरे इस इंडेक्स के बेसिस पर देखोगे तो इंडिया की रैंक 129 है, कोई ज़्यादा अच्छी रैंक यहाँ पे हमारी भी है नहीं। क्लियर हो गया। लेकिन इंडिया ने दोस्तों पिछले कुछ समय पर बहुत ज़्यादा काम किया है, ऐसा ये रिपोर्ट बताती है।
और जेंडर पैरिटीज़ के बेसिस पर जो हमारे एजुकेशन सेक्टर में बदलाव देखने को मिला है वो अनबिलीवेबल है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में भी बहुत सारे यहाँ पर बदलाव देखने को मिले। पॉलिटिक्स में महिलाओं का रोल बड़ा है और एजुकेशन में भी दोस्तों यहाँ पर स्पेशली जो सेकेंडरी एजुकेशन है वहाँ पर भी जो गर्ल्स हैं उनका एनरोलमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, एडमिशन्स ज़्यादा बढ़े हैं। जैसे पहले नहीं हुआ करते बट अभी के समय पर वो ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो वो भी यहाँ पर हमको नजर आया। ध्यान रखिएगा इसके बारे में, बेसिक फैक्ट्स हैं, क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टली। अब देखिए यूपीएससी ने 2017 में यहाँ से एक सवाल पूछा था। सवाल ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग टू द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये जो 4 ऑप्शन है दोस्तों, इनमें से कौन सा एक ऐसा पर्टिकुलर ग्रुप है जो कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की रैंकिंग देता है दुनिया को? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये यहाँ पर इस प्रकार की रैंकिंग को प्रोवाइड करवाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मार्क कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक वेटलैंड के बारे में, पेंटेनल वेटलैंड। आपको पता होगा कल मैंने आपको वेटलैंड्स के बारे में पढ़ाया था, बहुत डिटेल से रामसर साइट्स के बारे में पढ़ाया था। आज हम बात करेंगे पेंटेनल वेटलैंड्स के बारे में। बताया ये जा रहा है कि ब्राज़ील के अंदर में जो ये पेंटेनल वेटलैंड्स दोस्तों, यहाँ पे भयंकर तरीके से आग लगी है और ये आग का जो इम्पैक्ट है वो सीधा हमारे एनवायरमेंट पर देखने को मिल रहा है। और ये आग जो दोस्तों है पिछले कई सालों में से अगर आप देख पाओगे तो वो उससे भी कई गुना ज़्यादा बढ़कर लगी हुई है। तो इस बेसिस पर यहाँ पर जो ये पेंटेनल वेटलैंड्स हैं इनके बारे में बेसिक फैक्ट्स पता होना हमारे लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखिएगा, और किसी भी एग्जाम में बन सकते हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पर पेंटेनल वेटलैंड है क्या? ये दुनिया के सबसे बड़े ट्रॉपिकल वेटलैंड्स आपको नजर आएंगे। इनका लोकेशन अगर हम देखें तो ये लोकेटेड है पैराग्वे रिवर बेसिन के जस्ट ऊपर। अब पैराग्वे, ब्राज़ील, इन सब देशों की बात हो रही है। अब ये सब देश कौन से कॉन्टिनेंट में आते हैं? साउथ अमेरिका में दोस्तों यहाँ पर आते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका पूरा साउथ अमेरिका हो गया, ऊपर नॉर्थ अमेरिका आएगा। तो साउथ अमेरिका में यहाँ पे आपको ब्राज़ील देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ बराबर में बोलीविया है, नीचे पैराग्वे है। तो इसके जस्ट ऊपर ये जो आपको इस तरीके से ड्रॉ करके दिखाया है यही है पेंटेनल वेटलैंड। ये वो वेटलैंड है दोस्तों जो पानी से भरा हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसके फोटोज आपको नजर आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल वेटलैंड जो ट्रॉपिकल रीजन में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। लोकेशन की बात करेंगे तो जैसे मैंने बोला पैराग्वे रिवर बेसिन के जस्ट ऊपर है। और ये जो पेंटेनल वेटलैंड है ये 3 देशों में फैला हुआ है, बोलीविया, पैराग्वे और ब्राज़ील। 80% हिस्सा इस वेटलैंड का ब्राज़ील में ही है। जैसा अभी हमने देखा सबसे ज़्यादा पोर्शन ब्राज़ील में है, फिर थोड़ा सा बोलीविया में है और थोड़ा सा ही यहाँ पर पैराग्वे के अंदर भी है। ठीक है, ये यहाँ पर एक और मैप आप देख सकते हैं। बताया जाता है दोस्तों यहाँ पर ये जो पेंटेनल वेटलैंड है यहाँ का जो क्लाइमेट है ट्रॉपिकल, वेट और ड्राई है और एक मोस्ट बायोलॉजिकल रिच एनवायरनमेंट के साथ में आता है। ये वो एरिया है जहाँ पर बहुत सारे प्लांट की स्पीशीज़ पाई जाती हैं और एनिमल की स्पीशीज़ भी यहाँ पर ढेरों देखने को मिलती हैं। ठीक है, कई सारे इंपॉर्टेंट एनिमल्स की स्पीशीज़ यहाँ पर देखने को मिलती हैं, स्पेशली जैगुआर वगैरह पाए जाते हैं। और साथ ही साथ में हेसिंथ मैकाओ, हेसिंथ मैकाओ दोस्तों यहाँ पे हमारे पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़े साइज़ का तोता है, पैरट है। ये दोस्तों आपको ये पैरट देखने को मिलेगा, इसका साइज सबसे ज़्यादा बड़ा है, इसको बोला जाता है हेसिंथ मैकाओ। ये यहाँ पर पाया जाता है इस रीजन में। उसके साथ साथ ये पेंटेनल वेटलैंड पे जो क्रोकोडाइल्स हैं, क्रोकोडाइल्स का सबसे बड़ा संख्या यहाँ पर देखने को मिलता है इस पूरे रीजन में। इतना ही नहीं, साल 2000 में जो हमारा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यूनेस्को का नाम देते हैं, यूनेस्को ने इस पेंटेनल के एक स्मॉल पोर्शन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर भी डिक्लेयर कर रखा है। तो ये दोस्तों हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और ध्यान रखिएगा ये पूरा जो वेटलैंड है इसका 95% जो हिस्सा है वो प्राइवेट ओनरशिप के अंडर में है। और जो मेजोरिटी ऑफ हिस्सा है वो यहाँ पर कैटल ग्रेजिंग के लिए, गाय भैंस चराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? चलिए आगे आते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात हो रही है मल्टीनेशनल एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 के बारे में। और आपको यार पता होगा, देखो एक्सरसाइज को लेकर क्वेश्चन आते हैं, पिछले 2-3 सालों में नहीं देखने को मिले, बट अब की बार अचानक से आ गया 2024 के प्रीलिम्स में। मैत्री एक्सरसाइज को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था जो भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। उसी प्रकार से अब आपको एक्सरसाइज का जो टॉपिक है उसको इंक्लूड करना होगा अपने जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें। परेशान होना नहीं है, सारे के सारे जो सोर्सेस हैं इधर उधर के सब कुछ इंक्लूड करके मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 अभी के समय पर न्यूज बनी हुई है। आइए विस्तार से जानते हैं यह अभ्यास है क्या।
तो दोस्तों यहाँ पर जो एक इंडियन एयरफोर्स का कॉन्टिजेंट है उसने हाल ही में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था इस पर्टिकुलर अभ्यास के अंदर में। यह अभ्यास हुआ है यूएसए के अंदर में 4 जून से लेकर 14 जून के बीच में। उसी दौरान दोस्तों यहाँ पे भारत ने भी हिस्सा लिया इसमें। अब आइए जानते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में। ध्यान रखिएगा, अब की बार 2024 में जो ये एक्सरसाइज रेड फ्लैग कंडक्ट की गई है, ये सेकेंड एडिशन का अभ्यास था। ये सेकेंड एडिशन का अभ्यास है। एडवांस एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो यहाँ पर साल में 4 बार हमको देखने को मिलती है, जो यूएस एयरफोर्स कंडक्ट करता है। अब की बार जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन हुआ है, ये पार्टिसिपेशन में कौन कौन था? तो भारत की एयरफोर्स थी, भारत की एयरफोर्स के साथ साथ सिंगापुर की एयरफोर्स, देन रॉयल एयरफोर्स यूके की, उसके अलावा रॉयल नेदरलैंड एयरफोर्स, जर्मन की एयरफोर्स, देन यूएस की एयरफोर्स। ये सभी एयरफोर्स ने यहाँ पर दोस्तों भाग लिया, साथ में मिलकर इस अभ्यास को कंडक्ट किया। नाम दिया गया एक्सरसाइज रेड फ्लैग। तो रेड फ्लैग कैसी अभ्यास है? ध्यान रखना, एक एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज की एयरफोर्स मिलकर इस प्रकार के अभ्यास को कंडक्ट करती हैं। इस साल यहाँ पे जो इंडियन एयरफोर्स है उनका कह सकते हो डेब्यू भी था। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर कह सकते हो पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया। मतलब पहली बार नहीं, इंडियन एयरफोर्स के स्पेशली जो रफाल एयरक्राफ्ट है उनका यहाँ पे यूज़ किया गया इस अभ्यास के अंदर में। इस मिशन में कई सारी और भी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, समझ गए? तो ध्यान रखना, इससे क्या होगा, जो अलग अलग देश की एयरफोर्स मिलकर पार्टिसिपेट कर रही है उन देशों के बीच में कॉपरेशंस बढ़ेंगे, स्पेशली उन देशों की एयरफोर्स के बीच में कॉपरेशंस बढ़ते हुए हमको नजर आएंगे। तो चलिए आते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात हो रही है भारत के डीप सी मिशन के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम पहले भी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, बट अभी के समय पर इसका न्यूज़ में रहना बहुत ही सॉलिड रीज़न है। इंडिया जो है 6ठा देश बनने वाला है। हम एक 6th कंट्री के तौर पर आएंगे जिसका खुद का एक डीप सी मिशन होगा। ठीक है, और इस डीप सी मिशन के तहत समुद्र की गहराइयों में जाकर हम उस समुद्र को एक्सप्लोर कर सकेंगे। और वो जो एक्सप्लोरेशन है दोस्तों, उससे बहुत सारे फायदे होंगे। इंडिया की जो इकॉनमी है उसमें यहाँ पर एक बूस्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो भारत का ये जो मिशन डीप सी है, ये क्या है आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, हमने एक व्हीकल बनाया है जिसको नाम दिया गया मत्स्या 6000। ये आप देख पाओगे, यह है मत्स्या 6000। ये व्हीकल, ये आपको बॉल से दिख रहा है ना, यही इस समुद्र में भेजा जाएगा। ये 3 लोगों को मतलब 3 लोग इसमें बैठ सकते हैं। 3 लोगों के लिए एक सबमर्सिबल बनाया गया है ना, जिसके अंदर में 3 लोग बैठा दिए जाएंगे। और मत्स्या, ये इसके आगे 6000 क्यों लगाया गया? क्योंकि ये 6000 मीटर तक जा सकता है। 3 लोग बैठ के इसको समुद्र में छोड़ा जाएगा। समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक जा सकता है। सवाल यह है कि इस वेसल को बनाया किसने? इस व्हीकल को डेवलप किया गया है चाइना के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। स्ट्रक्चर की बात करेंगे दोस्तों तो 80 mm थिक टाइटेनियम एलॉय का यहाँ पर यूज किया गया है। तो चाहे कितना ही प्रेशर क्यों ना हो समुद्र के अंदर में, 600 गुना से ज्यादा प्रेशर को यहाँ पर यह झेल सकता है। यानी लोग सेफ हैं, जो भी लोग इसमें बैठे होंगे। मत्स्या 6000 यहाँ पर 12 से 16 घंटे तक लगातार काम कर सकता है। इसमें यहाँ पर हम ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड करवा सकते हैं, यानी कि कह सकते हो एक ऑक्सीजन सप्लाई मिल सकती है लगभग 96 आवर्स तक। इस तरीके से इस पूरे के पूरे कह सकते हो कि व्हीकल को रेडी किया गया है। होगा क्या, काम कैसे करेंगे? तो एक जहाज में पहले इस व्हीकल को रखेंगे और रख के समुद्र के बीच में लेकर आएंगे, फिर इसको उतारेंगे पानी में, और फिर धीरे धीरे यहाँ पर क्या होगा, जो इसमें लोग बैठे होंगे वो इसको नीचे लेकर चले जाएंगे ड्राइव करके। ये नीचे चले जाएगा। इसमें रोबोटिक हैंड वगैरह भी है। समुद्र को एक्सप्लोर करेंगे। कुछ अगर प्रीशियस चीज़ इनको नज़र आ रही है तो उस रोबोटिक हैंड से यहाँ पर उसको कलेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये मत्स्या 6000 को बनाया गया है, और ये हमारा डीप सी मिशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जो ये पूरा वेसल इसको बनाया किसने है? NIOT ने, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने। क्या है ये बॉडी, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। इस बॉडी को बनाया गया था नवंबर 1993 में। एक ऑटोनॉमस सोसाइटी है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर में ये बॉडी आती है। स्पेशली मंत्रालय पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन से मंत्रालय के अंडर में आती है। ठीक है, तो जितनी भी यहाँ पर एक रिलायबल इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज होती हैं उसको डेवलप करने का काम यहाँ पर आपको इस NIOT का देखने को मिलता है। अब इन्होंने डीप सी मिशन के लिए भी मत्स्या 6000 तैयार किया। अब ये डीप सी मिशन है क्या एग्जैक्टली? तो डीप सी मिशन आपको पता चल रहा है समुद्र की गहराई को, उनके डेप्थ को यहाँ पे एक्सप्लोर करना। यह 5 साल का मिशन आपको देखने को मिलेगा, जिसको हमारी सरकार ने 2021 में ही अप्रूव कर दिया था और बोला कि 4077 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं बजट के तौर पर, आप इस वाले मिशन को कंडक्ट कीजिए। इस मिशन का मकसद है हमारे पास में नई नई टेक्नोलॉजीज आए, जिन टेक्नोलॉजीज के माध्यम से हम समुद्र के गहराई में जाकर खनन कर सकें, डीप सी माइनिंग कर सकें। समझ गए? डीप सी के बारे में और डिटेल्स जान सकें।
अंडर वाटर रोबोटिक्स को यहाँ पर अपना सकें, डीप ओशन सर्वे कर सकें, उसको एक्सप्लोरेशन कर सकें। तो ये मेन पर्पज़ है हमारे डीप सी मिशन का। तो इसी के लिए यहाँ पर ये सारा का सारा जो पैसा है वो आज के समय पर खर्चा गया है। तो चलिए आगे आते हैं दोस्तों। अब आता है हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। ये आपका एक एडिटोरियल है। इससे पहले हमने सिल्क रूट वाला भी एक एडिटोरियल डिस्कस किया। तो एडिटोरियल हम बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। जैसे यहाँ पर आपको देख पाओगे, इस आर्टिकल में बात हो रही है हाल ही में नीति आयोग एनर्जी का एक डेटा आया है। उन्होंने ये बोला कि भारत के अंदर में जो कोल फायर्ड थर्मल कैपेसिटी है, यानी कि कोयले जलाकर जो हम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं इन पावर प्लांट्स के अंदर में, वो वाली थर्मल कैपेसिटी हमारी बड़ी है। 6% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है 2024 में। 2020 में हम कोयले से जो एनर्जी जनरेट कर रहे थे वो केवल 205 गीगावाट कर रहे थे, और अभी दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है 2024 में ये एनर्जी बढ़कर 218 गीगावाट हो गई है। तो हाल ही में यहाँ पर ये सारे के सारे रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं, जिस वजह से यहाँ पर आर्टिकल के अंदर में राइटर ने कोल एंड थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। क्या होते हैं कोल थर्मल पावर प्लांट्स, कैसे वर्क करते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। उनका स्टेटस क्या है, इंपॉर्टेंस भी यहाँ पर एक डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। हर एक चीज़ को दोस्तों अच्छे से सुनते हुए चलिएगा। तो आज अगर हम भारत का जो पावर सेक्टर का स्टेटस है उसको देखें, स्थिति क्या है, तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पे पावर मार्केट है ना, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई में एक बहुत बड़ा मिसमैच देखने को मिलेगा। आज हमें बिजली की ज़रूरत बहुत सारी है, लेकिन सप्लाई उतनी भरपूर मात्रा में हो नहीं पा रही है ना। ये हमने देखा है पिछले कुछ समय पर, क्योंकि हमारे पास में अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेंगे, जो हम सूर्य से जनरेट कर रहे हैं, विंड एनर्जी से जनरेट कर रहे हैं, तो उसको स्टोर करने का प्रॉपर ऑप्शन नहीं है। या कोयले की बात करेंगे तो हमारे पास में कोयले के भी कई सारे इश्यूज़ हुए हैं। जो कोयले से पावर प्लांट चलते हैं, थर्मल पावर प्लांट, जिसको जहाँ पे बिजली बनाई जाती है, वहाँ पर भी दोस्तों पिछले कुछ समय पर एक बड़ा स्लो डाउन देखने को मिला है। और स्लो डाउन देखने की वजह से दोस्तों सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ा है हमारे देश के इस पावर सेक्टर के ऊपर में, क्योंकि पावर डिमांड बढ़ रही है। सिंपल सी बात है, गर्मी है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा पावर डिमांड्स बढ़ती हैं। आपको एसी भी चलाना है, कूलर भी चलाना है, फ्रिज भी चलाना है, ठीक है, तो आप सारी चीज़ें चल रही हैं घर में, तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है पावर की। बट शॉर्टेज हो रहा है, उसका सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो उसका एक बहुत बड़ा पावर शॉर्टेज का इशू हमको देखने को मिल रहा है। अब बात यह है कि थर्मल पावर प्लांट्स होते क्या हैं दोस्तों। जो कोयले का यूज़ करके बिजली को बनाया जाता है बेसिकली इन पावर प्लांट्स के अंदर में, ये प्लांट इस तरीके से वर्क करता है। ये इनके कूलिंग टावर्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। तो उन्होंने अगर हम देखें पिछले कुछ समय पर, तो इस प्रकार के जो कोल पावर जनरेशन है दोस्तों, वो हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। अगर आप 2019-20 के कंपैरिजन में इसको देखते हैं, तो जो भी यहाँ पर एनर्जी का जनरेशन हो रहा है इन थर्मल प्लांट से, इसमें 34% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। अब बात यह है कि पिछले 5 सालों में जो थर्मल कैपेसिटी एडिशन यहाँ पर हुआ है दोस्तों, अगर हम एडिशन की देखेंगे, वो यहाँ पर सरकार के टारगेट से थोड़ा पीछे रह गया है। गवर्नमेंट के टारगेट्स अलग हैं, तो गवर्नमेंट के जब टारगेट थे उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड किया गया है, बट प्राइवेट सेक्टर ने कोई ज़्यादा बढ़ के काम किया नहीं है। प्राइवेट सेक्टर ने केवल 1.7 गीगावाट तक की एनर्जी को लेकर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है पिछले 5 सालों में, ऐसा यहाँ पर बोला गया। इसी वजह से यहाँ पे हमें एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है कि नए थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स को लगाया जाए, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर इस मामले में उतरे, नए नए प्रोजेक्ट्स लगाए, जिससे 2032 तक जो हमारा टारगेट है कि 80 गीगावाट तक की जो नया थर्मल पावर जनरेशन है, इस एनर्जी को एडिशनली जनरेट किया जाए, वो हम कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो ये थर्मल पावर की स्थिति हुई। फिर बात आती है रिन्यूएबल एनर्जी की। तो भारत में दोस्तों जो सोलर कैपेसिटी है, इस सोलर कैपेसिटी में एक बहुत तेज़ी से यहाँ पर एक सर्ज देखने को मिला है, यानी सोलर कैपेसिटी बढ़ती हुई नजर आई है ना। विंड पावर कैपेसिटी भी बढ़ती हुई नजर आई है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो यहाँ पे फायदेमंद है, क्योंकि जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो हमें ये सस्ती भी पड़ती है। अब मान लो आप थर्मल पावर प्लांट से एनर्जी बनाओगे, तो उसके लिए आपको एक पूरा नया कोल प्लांट बनाना पड़ेगा, और पर मेगावाट एनर्जी बनाने के लिए 8.34 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, 8.34 करोड़। तो बहुत एक्सपेंसिव है। जबकि सोलर पावर प्लांट में दोस्तों बहुत ही कम खर्चा आता है। और फिर उसके बाद दूसरा इशू हो जाता है कोयले का, क्योंकि एनर्जी बनानी है आपने कोयले से, तो इंडिया में जो कोयला है उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा बढ़िया होती नहीं है। कोयले 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हाई ग्रेड कोयला और दूसरा होता है लो ग्रेड वाला। अब कोयला कितना बढ़िया क्वालिटी का है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पर डिफाइन करती है। जब बात करते हैं कोल की दोस्तों, तो कोल क्या है, आपके कार्बन, ऐश, मॉइस्चर या दूसरी और गंदगी का मिक्सचर ही तो है। तो यहाँ पे अगर हम कोयले के अंदर में देखते हैं, कार्बन अगर ज़्यादा होता है तो ऑब्वियस सी बात है वो कोयला बहुत बेटर क्वालिटी का है। लेकिन जब आप जलाओगे तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन पॉल्यूशन भी बहुत होगा, क्योंकि इसमें कार्बन ज़्यादा प्रेजेंट है।
जबकि यहाँ पर दोस्तों जो कोयला लो क्वालिटी का होता है उसमें कार्बन कंटेंट कम होता है। समझ गए। अब जो थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर में जो कोयला हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे कोयला यूज़ कर रहे हैं, वो अलग अलग प्रकार के हैं। एक होता है कोकिंग कोल, कोयले की भी अलग अलग वैरायटीज आती हैं। कोकिंग कोल का नाम सुना होगा आपने। कोकिंग कोल की ज़रूरत होती है कोक को प्रोड्यूस करने की। अब कोक कोका कोला की बात नहीं हो रही है। कोक बेसिकली यहाँ पर एक कड़ा सा आपको कोयला देखने को मिले, आप सर्च करोगे पता चलेगा, जिसका यूज़ किया जाता है स्टील को बनाने में। ठीक है। फिर एक होता है नॉन कोकिंग कोल, इसका आज भी हम यूज़ करते हैं बॉयलर्स को रन करने के लिए या टरबाइंस को घुमाने के लिए हमारे प्लांट्स के अंदर में, जिससे एनर्जी बनाई जाती है। तो कोयले की बेस्ट क्वालिटी कौन सी, जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा है। बेकार क्वालिटी कौन सी, जिसमें कार्बन कंटेंट कम है, उसमें केवल राख ही राख ज़्यादा है। समझ गए। अब जो इंडिया में कोल पाया जाता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है दोस्तों। भारत के कोयले को अगर आप देख पाओगे तो हिस्टोरिकली उसमें ऐश कंटेंट बहुत ज़्यादा मिलता है, राख बहुत ज़्यादा होती है। हमारे कोयले की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लो कैलोरीफिक वैल्यू के साथ में आता है। जबकि जो इंपोर्ट करते हैं कोयला हम, उसकी बेस्ट क्वालिटी हमको देखने को मिलती है। समझ गए। जो इंडियन कोल है दोस्तों, इसमें 40 से ज़्यादा % ऐश ही ऐश होता है, राख ही राख हमको देखने को मिलती है उसमें। जबकि इंपोर्टेड कोल के अंदर में ये 10% से कम होता है। तो अगर आप हाई ऐश कोयला को जलाओगे, जिसमें ऐश बहुत ज़्यादा है, उस प्रकार के कोयले को जलाओगे तो उससे पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें से यहाँ पे पर्टिकुलेट मैटर रिलीज होंगे, नाइट्रोजन निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, वो हमारे एनवायरमेंट को डैमेज करेगा। समझ गए। ये क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे बात है, एक होता है क्लीन कोल। तो क्लीन कोल क्या है, ज़रा इसको समझिएगा। क्लीन कोल हम अचीव कर पाते हैं कैसे। जो हमारा ये वाला कोयला है ना, जिसमें ऐश कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसको जब कह सकते हो कि वॉश कर दिया जाए, धो दिया जाए। होता यह है कि हमारी जो कोल प्लांट साइट्स होती हैं, जहाँ पर ये बिजली का उत्पादन हो रहा है, कोयला भी आता है भर भर के, उस कोयले को पहले धो लिया जाता है। उसके लिए वॉशिंग प्लांट बनाया जाता है, वहाँ पे कोयले को अच्छे से वॉश कर लिया जाएगा, है ना, जहाँ पे ब्लोअर्स यूज़ करे जाते हैं। ठीक है। अब ब्लोअर्स यूज़ करके क्या होता है कि उसको वॉश कर लिया जाएगा, उसमें से जो ऐश है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो राख है ऊपर की, वो सब हटा दी जाएगी, रिमूव कर दी जाएगी। या दूसरा तरीका है कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन हम क्या करते हैं, कोयले को सीधा गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टीम का इस्तेमाल करके, हॉट प्रेशर का इस्तेमाल करके। यहाँ पे आप देख पाओगे ये पूरा प्रोसेस होता है, जहाँ पे कोयले का यूज़ करके हम स्टीम का यूज़ करके यहाँ पे क्या करते हैं, सीधा उससे गैस बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं सिन गैस। समझ गए। तो इसको बोलते हैं कोल गैसिफिकेशन। जो हमें सिन गैस मिलती है, ठीक है, ये बिल्कुल क्लीन होती है। अब उस सिन गैस का आप यूज़ कर सकते हो अपने प्लांट के अंदर में, टरबाइन को घुमाने के लिए, गैस टरबाइन को घुमाने के लिए, जिससे बिजली बनेगी। तो ये भी तरीका है कोयले को इस्तेमाल करके, पहले गैस बना लो, फिर उसका यूज़ करो आप एनर्जी को डेवलप करने के लिए। अब दोस्तों भारत में कोयले का फ्यूचर क्या है, ज़रा ये डिस्कस करते हैं। साल 2023-24 को अगर हम देखें तो भारत ने लगभग 997 मिलियन टन्स के आसपास कोयले को प्रोड्यूस किया था, और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लगभग 11% की बढ़ोतरी आपकी बार देखने को मिली। तो ज़्यादातर जो यहाँ पर कोयले का प्रोडक्शन हो रहा है, वो हमारी जो खुद की गवर्नमेंट कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, वो कर रही है। लेकिन भले ही दोस्तों यहाँ पर आप देख पाओगे कोयले का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, ज़्यादा ग्रो कर रहा है, दूसरी तरफ हमारे कमिटमेंट्स भी तो बहुत सारे हैं। हमने अलग अलग वादे कर रहे हैं, कहीं दुनिया में अलग अलग एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं कि हम पोल्यूशन को कम से कम करेंगे, और दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो कोयला है वो अभी भी भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता है। अब मेन सोर्स ऑफ एनर्जी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ और नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना होगा। कहने का मतलब है यहाँ पर आप कोयले का इस्तेमाल कर पाओगे, लेकिन कुछ अगर नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप कोयले से बढ़ रहे प्रदूषण को कंट्रोल कर लो तो। अब ये देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनना। नई नई टेक्नोलॉजीज़ की बात की गई है। क्वेश्चन बन सकते हैं कि आखिरकार कौन कौन सी वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे जो थर्मल पावर प्लांट से जो पोल्यूशन होता है, एमिशन होता है, उसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिड्यूस करने के लिए पहली चीज़ जो लगाई जाती है थर्मल पावर प्लांट में, वो है आपका फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। अब पहली चीज़ ये क्या है, फ्लू गैस क्या है दोस्तों। फ्लू गैस आपकी वही जो गंदी वाली गैस है, हम उसकी बात कर रहे हैं, जो सीधा आपके बॉयलर या स्टीमर से निकल रही है ना। ये आपकी एग्जॉस्ट गैस भी होती है, कंबस्शन गैस भी होती है, जो पावर प्लांट्स में निकलती है। अब नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है कि इस फ्लू गैस में बहुत सारे पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट है दोस्तों। तो उन पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए कई सारी टेक्नोलॉजीज हमारे पास में प्रेजेंट है। तो वही बोला गया है कि इस फ्लू गैस में से जो ये गैस निकलती है थर्मल पावर प्लांट्स में एनर्जी बनाते हुए, उसको डीसल्फराइज करने के लिए यहाँ पर ये चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ये वो मेथड है जहाँ पर हम क्या करते हैं कि भाई कुछ वेट और ड्राई स्क्रबिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें से फ्लू गैस में से जो सल्फर होती है उसको निकाल लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
सल्फर को यहाँ पे इस गैस में से रिमूव कर देते हैं इसका यूज़ करके। जब रिमूव कर देंगे तो जो एटमॉस्फेयर में गैस रिलीज होगी उसमें सल्फर नहीं होगा। तो इस टेक्नोलॉजी का टारगेट होता है सल्फर डाइऑक्साइड एक मेजर पॉल्यूटेंट है, उसको सीधा सीधा यहाँ से हटा दो, उस गैस में से निकाल लो। अगर नहीं निकालते तो एनवायरमेंट में रिलीज हो जाती है फ्लू गैस के साथ ही साथ। तो सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों यहाँ पर आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर सकता है। दूसरा तरीका वो है सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, SCR सिस्टम। ये वाला सिस्टम नाइट्रोजन ऑक्साइड को टैकल करता है। पहले वाला सल्फर को टारगेट करता था, ये वाला नाइट्रोजन ऑक्साइड को। नाइट्रोजन ऑक्साइड अगेन एक बहुत बड़ा पोल्यूटेंट है जिससे एसिड रेन वगैरह होती है। तो इस SCR वाला सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन प्रोसेस के दौरान दोस्तों जो फ्लू गैस होती है ना, उसको यहाँ पर एक कैटलिस्ट कह सकते हो, एक प्रीशियस मेटल होता है जिसके ऊपर प्लेटिनम की कोटिंग की जाती है, उसके थ्रू निकाला जाता है। तो इस गैस को वहां से पास करवाते हैं जिससे यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होता है और यहाँ पर बोला जाता है कि जो हार्मफुल नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है वो हार्मलेस नाइट्रोजन गैस में बदल जाती है या वाटर वेपर में बदल जाती है। तो ये वाली टेक्निक होती है। पहली वाली टेक्निक से हमने सल्फर गायब कर दिया फ्लू गैस में से, दूसरी वाली टेक्निक से हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड गायब कर दिया। एक और चीज़ होती है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पर्सिपिटेटर्स। ये यहाँ पर तीसरी टेक्नोलॉजी है। ये क्या करती है, गैस में जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े, बहुत छोटे, आपके जो बाल होता है उसके साइज से भी ज़्यादा छोटे, उसको बोलते हैं पर्टिकुलेट मैटर। तो वो इन पर्टिकुलेट मैटर को टारगेट करता है ये ESP क्या करता है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेगा और आपके पार्टिकल्स को, फ्लू गैस के अंदर में पार्टिकल्स को चार्ज करेगा। और ये चार्ज पार्टिकल्स क्या करेंगे, सीधा एक जो कलेक्टर प्लेट लगाई जाएगी उसके साथ में चिपक जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, वो गैस क्लीन हो जाएगी, उसमें से हम पर्टिकुलेट मैटर निकाल देंगे। फिर उसके बाद एक और चीज़ होती है फैब्रिक फिल्टर्स, इनका भी यूज़ किया जाता है दोस्तों। ये भी यहाँ पर ESP से ही सिमिलर है, यानी कि इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक पर्सिपिटेटर के जैसे ही होते हैं। फिर एक टेक्निक इस्तेमाल होती है कोल वॉशिंग। भाई यहाँ पर क्या होता है, आपको बता चुका हूँ, कोयले को पूरी तरह से धो दो अच्छे से, उसको वॉश कर दो, जिससे ऊपर का जो इसका राख वाला कंटेंट है या सल्फर है उसको रिमूव कर दिया जाएगा, जिससे जो पोल्यूशन है वो कम होगा जब हम कोयले को जलाएंगे। या एक और चीज़ होती है को फायरिंग विद बायोमास। आप बायोमास के साथ में यहाँ पर इस कोयले को जलाओ। बायोमास समझ रहे हो ना, जो यहाँ पर आपके नॉर्मल लकड़ी का कूड़ा है ना, या एनिमल मैन्योर है, गार्बेज है, ट्रैश है, क्रॉप्स हैं, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज़ है, इनके साथ में आप कोयले को बर्न करो, इससे पोल्यूशन कम होगा, थोड़ी एनर्जी आपको बायोमास से मिलेगी। क्लियर हो गया। तो ये थर्मल पावर प्लांट्स हो गया, इसको लेकर क्या टेक्नोलॉजीज़ है, कैसे हम यहाँ पे पोल्यूशन को रिमूव कर सकते हैं, वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। अब राइटर एक्सप्लेन करते हैं कि आखिरकार जो हमारा थर्मल पावर सेक्टर है दोस्तों, इसमें आज के समय पर इतना कुछ होने के बावजूद भी कई सारे चैलेंजेस हैं, कई सारी परेशानियों से यहाँ पर ये सेक्टर गुजरता है। और कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी हैं जो थर्मल पावर सेक्टर को लगातार सपोर्ट कर रही हैं। पहले हम चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो चुनौती है दोस्तों हमारे पास में वो है डिमांड सप्लाई मिसमैच। जो बिजली की डिमांड है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन थर्मल पावर प्लांट की जो कैपेसिटी हमारे देश में वो कम है। तो उत्पादन कम हो रहा है, डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, इस चक्कर में पावर आउटेज आपको देखने को मिलता है। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है वो है रिलायंस ऑन कोल। कोयले के ऊपर डिपेंडेंस दोस्तों अभी हमारा बहुत ज़्यादा है। एनवायरमेंट के ऊपर कितना भी इंपैक्ट पड़े, एनवायरमेंट लगातार गर्म हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, उसके बावजूद भी कोयला अभी भी एक डोमिनेंट सोर्स है जहां से हम पावर को जनरेट कर रहे हैं। तो ये भी एक चैलेंज ही है, सिंपल सी बात है। तीसरी चुनौती है लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ पे जो पावर जनरेशन है, थर्मल पावर प्लांट्स की प्रोजेक्ट की जो बात हो रही है, यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है, या प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा चूकते हैं, झिझकते हैं इन्वेस्ट करने से इन नए कोल प्लांट्स में। फिर एक आता है हाई ऐश इंडियन कोल, यानी हमारे पास में जो कोयला है जिसको हम जला रहे हैं उसमें ऑलरेडी ऐश कंटेंट ज़्यादा, तो उससे पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर एक क्लास चैलेंज आता है टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस। हमारे पास में दोस्तों जो टेक्नोलॉजी आज के समय पर वो भी इतने बड़े लेवल पर नहीं है कि हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकें। तो ये तो हो गए चैलेंजेस हमारे थर्मल पावर सेक्टर से रिलेटेड। अब बात आती है कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की, सरकार के क्या क्या इनिशिएटिव हैं जहां पर हम इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव में पहला है उदय उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, दूसरा है PM कुसुम, तीसरा है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, चौथा है नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन, पांचवा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, छठा है सोवरन ग्रीन बॉन्ड्स फॉर सोलर सेक्टर। ये कुछ इनिशिएटिव्स है जहां पर हम फोकस कर रहे हैं क्लीन एनर्जी के ऊपर में। फिर वे फॉरवर्ड क्या है इसका, लास्ट सोल्यूशन यही है कि सोलर और विंड पावर जो है इनको बढ़ाने के ऊपर स्पेशल फोकस किया जाए। और अगर आप कोयले का यूज़ कर रहे हो तो जो टेक्नोलॉजीज हमने बात की थी ना, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, इनका टेक्नोलॉजीज का यूज़ कीजिए जिससे कोयले वाले प्लांट से जो एमिशंस है वो कम से कम हो।
तो ये यहाँ पर इसके एज अ वे फॉरवर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कई सारी टर्म्स वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगी, तो ध्यान रखिएगा। आते हैं, चलिए हम लोग अपने आज के मेंस के क्वेश्चन के ऊपर में, कि आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है। इस आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है, तो अच्छे से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है, हाईलाइटिंग द करंट स्टेटस ऑफ इंडियाज पावर सेक्टर। भारत का जो पावर सेक्टर है उसकी आज के समय पर स्थिति क्या है, ज़रा वो समझाइए। साथ ही साथ में डिस्कस कीजिए जो भी आज के समय के चैलेंजेस हैं या सरकारी जो इनिशिएटिव्स हैं थर्मल पावर सेक्टर में, वो क्या क्या हैं, वो भी ज़रा 250 शब्दों में शेयर करने हैं आपने। एक बार हिंदी में रेट कर देता हूँ। तो भारत में बिजली क्षेत्र की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालते हुए थर्मल पावर क्षेत्र में मौजूदा चुनौतियों और सरकारी पहलों पर चर्चा करें। 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर ऑलरेडी आगे डिटेल्स में शेयर कर चुका हूँ, जहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन दिया था। तो चाहे तो आपके पास में दोनों क्वेश्चन की चॉइस है, चाहे तो दोनों अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर केवल एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टार्टिंग में बोला था कि भाई क्या करना है, आपने लास्ट में टेस्ट देना है। तो चलिए टेस्ट क्या है, ये है टेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है प्रीलिम्स रैपिड फायर का, वो ये है, पलामू टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में लोकेटेड है? ध्यान है या नहीं बताइए। चलिए याद कीजिए, ऑप्शन नंबर है उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी झारखंड या फिर डी वेस्ट बंगाल। क्या होना चाहिए इसका आंसर? आंसर वगैरह सब कुछ देते रहो, लास्ट में एक साथ सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको दूंगा। अगला क्वेश्चन बात करता है मत्स्ययान 6000 के बारे में। तो मत्स्ययान 6000 को देखते हुए आपके सामने दो स्टेटमेंट्स है, बताइए इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो मत्स्ययान 6000 है दोस्तों, ये 3 लोगों का एक सबमर्सिबल है जो कि समुद्र के अंदर 6000 की मीटर की गहराई तक जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इस मत्स्या 6000 को बनाया गया है, डेवलप किया गया है चेन्नई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर है 1 ओनली, B2 ओनली, सी दोनों सही है या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। बताइए क्या उत्तर इसका हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 के बारे में। तो एक्सरसाइज रेड फ्लैग हाल ही में न्यूज में देखने को मिला है, इसको किसने होस्ट किया है बताइए। ऑप्शन नंबर ए, यूएस की एयरफोर्स ने होस्ट किया है, या फिर बी सिंगापुर की एयरफोर्स ने, या फिर सी इंडियन एयरफोर्स ने, या फिर डी रॉयल नेदरलैंड्स एयरफोर्स ने। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है। बात हो रही है पेंटेनल वेटलैंड के बारे में। तो पेंटेनल वेटलैंड हाल ही में न्यूज में देखने को मिला है, ये कौन से रीजन में लोकेटेड है यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन नंबर बी साउथ ईस्टर्न अफ्रीका, या ऑप्शन नंबर सी ईस्टर्न यूरोप, या ऑप्शन नंबर डी साउथ अमेरिका। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कीजिए। मुझे लगता है कि आपने सभी क्वेश्चंस बिल्कुल सही सही अटेम्प्ट किए होंगे। चलिए एक एक करके पहले मैं इनके आंसर्स आपको बता देता हूं, ताकि आप चेक करना, देखना कितने सही हैं कितने गलत हैं। डोंट वरी, धीरे धीरे इन क्वेश्चंस का अमाउंट बढ़ता चले जाएगा। अभी कल से ही हमने शुरुआत की है इस प्रकार से डाइवर्स एनालिसिस को करने की, जिसमें काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट है। कल बहुत सारे सपोर्टिव कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा कि सर ऐसे एनालिसिस कंडक्ट कीजिए। आज वीडियो में थोड़ा सा डिले हो गया, मैं मानता हूं, क्योंकि कंटेंट रेडी करने में समय लगा है, लेकिन कंटेंट में हम कमी नहीं छोड़ेंगे। चाहे वीडियो लेट से आए चाहे जल्दी आए, कंटेंट आपको भरपूर मात्रा में ही मिलेगा डेली बेसिस पे। और मैंने बोला है बस खाली शुरुआत है, धीरे धीरे इसमें और भी चीज़ें ऐड होती चली जाएंगी। तो चलिए आखिरी वाले क्वेश्चन से आंसर देखना शुरू करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया था पेंटेनल वेटलैंड हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये कौन से रीजन में लोकेटेड है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी साउथ अमेरिका। हमने पढ़ा था ना साउथ अमेरिका में। अच्छा चलो एक क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर, साउथ अमेरिका में कौन से 3 देश हैं जिन 3 देशों में ये पेंटेनल वेटलैंड यहाँ पे फैला हुआ है। बताइए, याद करने की कोशिश कीजिए। फिर बात आती है यहाँ पर एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 की। हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, इसको किसके थ्रू होस्ट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यूएस के एयरफोर्स के थ्रू होस्ट किया गया। फिर आपसे पूछा गया मत्स्य 6000, बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे दोनों के दोनों सही है। हाँ, 3 लोगों का सबमर्सिबल है जो कि समुद्र की गहराई में 6000 मीटर तक जाएगा ये। दूसरा भी सही है कि हाँ चेन्नई के एनआईओटी ने यहाँ पर इसको डेवलप किया है। ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा गया पलामू टाइगर रिजर्व, बताइए कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए झारखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला जो रीजन है स्पेशली वहाँ पर ये पलामू टाइगर रिजर्व आपको लोकेटेड देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे आते हैं। और फिर उसके बाद यूपीएससी का प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्टिंग में जो आपको दिया गया था। हाँ, अभी एक क्वेश्चन बाकी है दोस्तों। क्वेश्चन यह है कि बताइए इन चारों में से कौन सा देश है जो दारफुर रीजन के वेस्टर्न साइड से बॉर्डर्स को शेयर करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चैड। ये आप देख पाओगे नीचे पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ना। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कई सारी कंट्रीज हैं, लीबिया है, इजिप्ट है, सूडान है, चैड है, CAR है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, साउथ सूडान है। इनके बीच में आता है रीजन दारफुर रीजन। तो दारफुर के वेस्टर्न साइड हो गया ये। तो इसका सही उत्तर क्या है ऑप्शन नंबर सी चैड।
बाकी यहाँ पे आप देख पाओगे ईस्टर्न में सूडान है, साउथ में इसके सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और साउथ सूडान है, नॉर्थ में लीबिया है। ठीक है, तो ये दारफुर रीजन के बारे में ध्यान रखिएगा, हाल ही में न्यूज़ में आया है, क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बन सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाता है। क्लियर? ये जो रीजन है, हाँ एक चीज़ और, ये दारफुर रीजन कौन से देश का हिस्सा है? ये आप देख पाओगे बाउंड्री बनी हुई है ना, ये आपके सूडान का हिस्सा है। ठीक है, जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट सूडान है उसी का यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रीजन है यहाँ पर ये दारफुर। क्लियर? तो ये हो गया आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी समाप्त। आई होप आपको मजा आया होगा, बहुत सारी जानकारी मिली होगी। बाकी अपने सजेशंस जो भी होंगे वीडियोस के रिगार्डिंग उसको नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलना, जो भी है वो शेयर जरूर से करना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इन क्वेश्चंस को प्लीज़ ज़रूर से अटेम्प्ट करना। बहुत टाइम लगता है इन वीडियोस को क्रिएट करने में, क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस होगी। ये क्वेश्चंस कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगा, तो वहाँ पर भी आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश क्या करो, ये आपके रिविजन में ही हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड